अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों की? उम्मीद है खैरियत से हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ। So you guys can listen to me or what? ओके ग्रेट। अच्छा जी, बात कल हम लोग कर रहे थे वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन के ऊपर एंड वी डिड अ फ्यू टास्क रिलेटेड टू टेम्पलेट क्रिएशन इन वर्डप्रेस कि हम लोग अगर एक कस्टम पेज बनाना चाह रहे हैं वो कैसे बनेगा, और अगर हम सिर्फ वर्डप्रेस के एडमिन में एक पेज बनाएं और टेम्पलेट अपनी मर्जी से यूज करके उसमें हम लोग कोड करना चाहें विद HTML, तो कैन वी डू दैट? सो वी saw that example yesterday that it is possible to select a full width template। अगर आपके थीम में वो टेम्पलेट अवेलेबल है तो आप उसे टेम्पलेट को यूज करें और अपने पेज की HTML की बॉडी के अंदर आप अपना HTML कोड करें, एंड यू कैन आल्सो राइट जावास्क्रिप्ट देयर। कल हम लोग कोशिश कर रहे थे जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिख के वी आर ट्राइंग टू रन दैट, एंड आई डिड नॉट सी द कोड बिकॉज इस कोड के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है। और ये फंक्शन मैंने कल आपको बताया था बाद में कि जब तक ये कॉल नहीं होगा इट विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ आउटपुट। एंड सेकेंडली हमने यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ था ईमेल टेम्पलेट, और ईमेल टेम्पलेट के अंदर हमारे पास कस्टम कोड है। इसके अंदर हमारे पास बॉडी का कोड नहीं आएगा, सो वी नीड टू पिक फुल विद टेम्पलेट। अपडेट करते हैं तो बॉडी का कोड हमें जो है वो पेज की बॉडी में नज़र आएगा, जो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। और लेट्स सी नाउ, दिस वाज द कोड वी डिड, एंड आई वांटेड टू चेक इफ जावास्क्रिप्ट वर्क्स, सो इट वर्क्स नाउ। बिकॉज क्योंकि वो फंक्शन लिखा हुआ था और फंक्शन कॉल जब तक नहीं होगी तब तक जो है वो कोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कल हमने काम किया था कि विद डिफाइंड ऑलरेडी डिफाइंड पेज टेम्पलेट आप बॉडी को यूज़ करके कोड कैसे कर सकते हैं। एंड इफ़ यू विश टू राइट योर ओन कोड, यू डू नॉट वांट टू कोड इन दिस बॉक्स, यू वांट टू कोड इन एक्चुअल फाइल, तो आप अपना एक टेम्पलेट बनाएं और वहाँ पे आप कोड कर लें। अच्छा, कुछ चीज़ें, एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाह रहा था कि जो सबसे एक कंफ्यूजिंग पार्ट कई लोगों के लिए होगा, और मेरा ख्याल है उसको क्लियर कर देता हूँ। कंप्लीटली कंटेंट थीम्स एंड हियर इट इज़ अवर चाइल्ड थीम, और इसमें हम लोगों ने ये बेसिकली टेम्पलेट बनाया जो कि हमारे एडमिन ने इसको पिक किया। कंफ्यूजिंग जो बात है वो ये है कि डू वी एवरी टाइम नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ टेम्पलेट कि हम लोग कस्टमाइज टेम्पलेट क्रिएट करें और उस पर काम करें। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर मैं थीम के अंदर यहाँ पे अगर कोई पेज बना देता हूँ, लेट्स सपोज न्यू, इसका नाम रख लेता हूँ लेट्स सपोज एग्जाम्पल डॉट PHP। ठीक है, और एग्जाम्पल डॉट PHP जो है वो इस टेम्पलेट में आ गई। बेसिकली हमारा चाइल्ड थीम एक्टिवेटेड है तो चाइल्ड थीम में फाइल बना देते हैं एग्जाम्पल डॉट PHP। ठीक है, इस एग्जाम्पल वाली फाइल के अंदर आई वांट टू कोड। आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग कि सबसे पहले मैंने इस थीम के फाइल के अंदर एक, जैसे हम लोग नॉर्मल PHP के प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं और हमें कोई भी एक नया नई फाइल क्रिएट करनी होती है तो हम फाइल क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम पाथ के थ्रू से एक्सेस कर लेते हैं। जैसे हमारा कार पार्किंग सिस्टम था, तो कार पार्किंग सिस्टम को हमने एक्सेस किया और इसके अंदर व्हीकल्स का पेज था तो हमने व्हीकल्स डॉट PHP के थ्रू से एक्सेस कर लिया। सिंपली मैंने एग्जाम्पल डॉट PHP का पेज क्रिएट किया है, सो कैन आई एक्सेस दैट एग्जाम्पल डॉट PHP विद दिस थिंग? 404 पेज कैन नॉट बी फाउंड, मतलब अब वो एग्जाम्पल डॉट PHP का जो आपने पेज क्रिएट किया है वो उसको अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर उस पेज को मैं इस थीम से बाहर बनाता हूँ जहाँ पे मेरी ये डायरेक्टरी है जहाँ पे वर्डप्रेस का कोर है, इफ आई क्रिएट दैट फाइल हियर और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल डॉट PHP के नाम पे एक फाइल बनाता हूँ, ठीक, और उसके अंदर मैं कोड कर देता हूँ।
ठीक, लेट्स रन दिस यूआरएल नाउ। अब वो यूआरएल मेरे पास एक्सेसिबल है। ठीक है, होता बेसिकली क्या है कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट का आपका जो साइकिल है वो करंट एक्टिवेटेड थीम को देखता है और उस थीम की टेम्पलेट हायरार्की उसको फॉलो करते हुए फाइल्स को चलाता है। इसलिए अगर आप थीम के अंदर कोई एडिशनल फाइल ऐड करते हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो फाइल एंटर कर रहे हैं, जब आपने रिक्वेस्ट की तो आपके वर्डप्रेस ने चेक किया कि इस बंदे ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट के अंदर डायरेक्ट पाथ इस फाइल का डाल दिया। क्योंकि आपको पता है कोई भी डायनामिक फाइल है, जब भी लोकल उसको उसको रन करेगा तो इंडेक्स डॉट पी एच पी विल बी द फर्स्ट फाइल। तो जैसे ही मैं ये एग्जाम्पल डॉट पी एच पी का ये पाथ आगे से हटाता हूँ तो इंडेक्स जो है वो फॉलो करेगा अपने वर्डप्रेस के टेम्पलेट हायरार्की को, क्योंकि इंडेक्स के अंदर कोड हुआ हुआ है। अगर इंडेक्स को ओपन करें तो डिफाइन डब्ल्यूपी यूजर्स थीम रिक्वायर डायरेक्टरी डब्ल्यूपी ब्लॉग हेडर, इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये जो वर्डप्रेस का एनवायरनमेंट एंड टेम्पलेट है उसको लोड करो। ठीक है, तो जब हम इस फाइल पे नहीं आते, डायरेक्ट इस फाइल पे चले जाते हैं तो ये फाइल हमारे पास एक्सेसिबल होती है। सो समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोगों के कुछ क्लाइंट्स की वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाती हैं, उनमें इश्यूज आ जाते हैं, वो वेबसाइट जो है लोड नहीं हो रही, तो उनका कुछ समटाइम्स सर्वर हैक हुआ होता है, इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल की एक्सटेंशन चेंज हुई है या फाइल का नेम चेंज हुआ हुआ है या फाइल किसी ने डिलीट कर दी है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। और सेकेंडली ये फाइल स्ट्रक्चर जब हम फॉलो करते हैं, एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो पेज क्रिएट किया है उसमें कस्टम कोड किया है, वो हमने किस लिए बनाया कि हम कस्टम कोडिंग उसमें कर सकें। ठीक है, तो ये जो कस्टम कोडिंग हम कर रहे हैं वर्डप्रेस के रूल्स को फॉलो करके कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे जो पेज क्रिएट किया है थीम के अंदर जाके, अपने चाइल्ड थीम के अंदर ईमेल टेम्पलेट जो बनाया है कल, ये वाला जो टेम्पलेट है दिस ऑल्सो एंड्स विद डॉट पीएचपी एक्सटेंशन एंड दिस फाइल एग्जांपल डॉट पीएचपी, ये भी डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन पे एंड हो रही है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, जब आप ये वाला पेज ओपन करते हैं तो ये नॉर्मल वर्डप्रेस यूआरएल की तरह आ रहा है, लेकिन जब आप ये वाला पेज ओपन करते हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट पीएचपी लिखते हैं तो आपका पाथ जो है वो एक्सपोज हो जाता है, आपकी जो वेबसाइट की आर्किटेक्चर है वो एक्सपोज हो जाता है। तो यूजर को पता लग रहा होता है कि ये फाइल जो है ये कोड किस फाइल से चल रहा है। ठीक है, सो आपको अपने आप को वर्डप्रेस की जब भी कस्टमाइजेशन आपने करनी है, यू हैव टू डू दैट इन अ सिक्योर वे। जब भी आपको कस्टम कोड करना है और किसी पेज पे करना है, टेम्पलेट हायरार्की को जब हम डिस्कस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार अगर किस जगह पे मुझे कोड करना है तो क्या वो टेम्पलेट में फाइल्स फॉलो करती हैं, तो आई कैन डू दैट। लेकिन अगर मुझे सिरे से नई चीज़ क्रिएट करनी है, नया पेज क्रिएट करना है और उसके अंदर लेट सपोज मुझे कस्टम कोडिंग ज़्यादा करनी है, पीएचपी के एफएल्स यूज़ करने हैं, प्लेन एचटीएमएल से मेरा गुजारा नहीं है, देन आई क्रिएट अ टेम्पलेट। ठीक है, और एडमिन में जाके फिर करूंगा क्या, एक पेज बनाऊंगा, उसको टेम्पलेट असाइन करूंगा, बैकएंड पे टेम्पलेट पे कोड होगा, तो एडमिन के अंदर जब मैं पेज बनाकर टेम्पलेट असाइन करूंगा तो अब वर्डप्रेस के फ्रंट एंड पे जब भी वो पेज ओपन होगा, जैसे ये पेज ओपन होता है तो पीछे इसके टेम्पलेट है, तो इस टेम्पलेट का कोड ये चलाएगा और फ्रंट यूआरएल जो होंगे वो वर्डप्रेस के होंगे। फिर होगा क्या कि आपके लिए मेन्यूज क्रिएट करने आसान होंगे, जिस तरह मैंने ये मेन्यू क्रिएट किया है। इस सिचुएशन में जैसे ये पेज है, इसका मेन्यू मैं क्रिएट नहीं कर सकता, कस्टम मेन्यू जरूर क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन ये यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा नहीं होगा जैसे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पेजेस अगर आप टेम्पलेट को फॉलो करके बनाएंगे या टेम्पलेट नेम के थ्रू बनाएंगे, वो सब जो है वर्डप्रेस के इसके यूआरएल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, और एसईओ फ्रेंडली होंगे। ठीक है, और साथ आप, आपका सोर्स फाइल जो है वो भी एक्सपोज नहीं होगी कि किस फाइल से कोड चल रहा है, यूजर विल नॉट नो दैट। क्लियर है? इस सारे जो मैंने अभी बोला है इसमें किसी को कोई इशू है, कोई चीज़ की ना समझ आई हो तो मुझे पूछ लें दोबारा। आई थिंक सो क्लियर है, तो आई विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, आज के लिए मैं क्या करना चाह रहा था, आई विल हैव टू चेक व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन पार्ट 2। अच्छा जी, कस्टमाइजेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस समथिंग के कोड अगर हम कस्टम करते हैं तो किस तरह का कोड हम कर सकते हैं। पहले ये फाइल मैंने ऐड की, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल डॉट पी एच पी जो ईमेल है हमारी कस्टम ईमेल वाली फाइल, इसके अंदर हमने कल कुछ कोड किया था, ईमेल रैपर क्रिएट किया था, ईमेल की फील्ड क्रिएट की थी, सबमिट बटन क्रिएट किया था जो कि गूगल पे जा रहा था। सो टुडे आई वांट टू सेंड एन ईमेल, और ईमेल जो है वो मैं कैसे भेजना चाह रहा हूँ, गूगल एस एम टी पी के थ्रू आप ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपको आइडिया हो तो सेंड एन ईमेल
email in PHP using Google SMTP. ठीक है। अगर आप सर्च आउट करेंगे तो काफ़ी सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर पहले ही ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। आपको पता है कि मेल का फंक्शन है पीएचपी का बाय डिफ़ॉल्ट, वो जो कि आपके सिस्टम की मेल्स को सेंड करवाता है। बट यू नीड टू इंश्योर कि या तो आप उसको एसएमटीपी सर्वर प्रोवाइड करें या एटलीस्ट आप डेव सर्वर के ऊपर हों, जो आपका ऑनलाइन सर्वर है, क्योंकि वहाँ पे एसएमटीपीज ऑलरेडी आपके वेब होस्टर्स ने जो है वो उनको मैनेज किया होता है, तो आपका मेल का फंक्शन आपके सर्वर पे काम करता है। अदरवाइज दिस इज़ द कोड कि आप मेल डॉट पी एच पी की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएं एंड यू कैन राइट दिस ऑल कोड, और इस तरह से आप अपनी एक ईमेल जो है वो भिजवा सकते हैं किसी भी वर्डप्रेस के कस्टम पेज के अंदर पीएचपी का कोड करके। यू कैन इजीली सेंड योर ईमेल टू द नेक्स्ट पर्सन। ठीक, जैसे यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, फ्रॉम टू सब्जेक्ट मैसेज हेडर्स मेल का फंक्शन, ये पीएचपी का बाय डिफॉल्ट मेल फंक्शन है जो कि आपकी ईमेल जो है उसको सेंड करता है। लोकल होस्ट के ऊपर ईमेल इस तरह आपकी नहीं जाएगी अनलेस कि आप एस एम टी पी कनेक्ट करें, और एस एम टी पी जो है वो आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो यूनिवर्सिटी टाइम में प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए हैं, नॉर्मली आई यूज़ गूगल एस एम टी पी, जिसमें आपका गूगल का जो अकाउंट है जीमेल का, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, एस एम टी पी पोर्ट, और गूगल के जो सेटिंग्स है उसमें लेस सिक्योर ऐप्स को आप एक्सेस फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आपकी ईमेल जो है वो सेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्लिक है अपना लिंक है डाउनलोड ईमेल स्क्रिप्ट यूजिंग जीमेल एस एम टी पी, तो इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर अगर हमें कोड मिल जाए कंप्लीट, ओपन विद सबलाइन, ये कंप्लीट कोड है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर की स्टेटमेंट जो है, इससे आपको बेसिकली पीएचपी मेलर की क्लास चाहिए। ठीक है, पीएचपी मेलर इसको प्रोवाइड करेंगे तो मेल जो है दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द न्यू पीएचपी मेलर क्लास, और फर्दर ये कोड विल वर्क ऑटोमेटिकली एंड सेंड योर ईमेल। लेकिन ये पीएचपी मेलर की क्लास जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब पीएचपी मेलर की क्लास आपको कहाँ से मिलेगी? यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट पीएचपी मेलर पैकेज फ्रॉम दिस गिटहब एक्सटेंशन। यहाँ पे आप जाएंगे गिटहब के लिंक के ऊपर, इस रिपोजिटरी से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल तरीका बताया हुआ है कि आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन आपने कैसे करनी है, रन कैसे करना है। ठीक है, पाथ ये क्लास आपने ऐड कैसे करनी है, और इवन दिस दे हैव रिटन द फुल कोड हियर कि आपको पूरा ईमेल का कोड जो है वो कैसे यहाँ पे देना है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट यू कैन से लेटर वर्क फॉर अस कि हम किस तरह से ईमेल जो है उसके कोड को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि जो असल चीज़ है वो ये कि आप अपना वर्डप्रेस का कस्टम टेम्पलेट बना के उसमें किसी तरह का भी काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी यूज़र की रिक्वायरमेंट आ गई है कि जी मुझे एक कस्टम फॉर्म चाहिए, वर्डप्रेस के अंदर एक पेज आप क्रिएट करें, उसमें कस्टम फॉर्म बना दें, और वहाँ से फिर जो रिजल्ट हो वो मेरा ईमेल चले जाए यूज़र को, क्विज बना दें, तो इस तरह की चीज़ बना दें। तो आपको पता है कि आपको टेम्पलेट ऐड करना आता है, आपको पीएचपी का कोड करना आता है, तो यू कैन डू दैट। लेकिन हमें ये सीखना है कि वो जो काम हम कस्टम खुद करने जा रहे हैं, क्या देर इज एनी वे कि हम वर्डप्रेस वे में उस काम को कर सकें, हमें सारी स्क्रीन्स खुद ना बनानी पड़े, हमें सारे क्रेडिट्स खुद ना बनाने पड़े। ठीक है, हम वर्डप्रेस के बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज को यूज़ करते हुए वो सारा सेटअप खुद बहुत जो है वो उसको क्रिएट कर लें। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो आई विल नॉट गोना कंप्लीट दिस कोड राइट नाउ। मैं आप आपके ऊपर ये चीज़, मतलब आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा, आई गिव इट टू यू कि आप थोड़ा सा इसको ट्राई आउट करें, इस रिपोजिटरी से डाउनलोड करके इसको सेटअप करने की कोशिश करें यूजिंग दिस इंस्टॉलेशन एंड लोडिंग इंस्ट्रक्शंस। सिर्फ एक पढ़ते जाएं और करते जाएं तो आप कोर पीएचपी की फाइल में ईमेल भेज सकते हैं। तो जो कोर पीएचपी की फाइल में आप सेटिंग्स करेंगे वही सिमिलरली यहाँ पे वर्डप्रेस में करेंगे और आपकी ईमेल चली जाएगी। बट दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर टुडे। आज का हमारा है कस्टमाइजेशन का पार्ट टू। कस्टमाइजेशन पार्ट टू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने सीखनी है वो ये है कि how to implement customization
विद इन वर्डप्रेस टेम्पलेट हायरार्की। वर्डप्रेस टेम्पलेट हायरार्की जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए कस्टमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट हायरार्की क्या चीज़ है, लेट मी शेयर दैट विद यू। टेम्पलेट हायरार्की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वर्डप्रेस, ठीक है। जिसको ये समझ में आ गया, समझ लें उसको पूरा वर्डप्रेस समझ में आ गया। Template hierarchy, as discussed, template files are modular, reusable files used to generate the web pages on your WordPress site. Some template files, such as header and footer template, are used on all of your site's page, while others are used only under specific conditions. ठीक है, जो सारे पेजेस पे यूज होते हैं लाइक हेडर और फुटर, वो आपके ऐसे हैं जो कि सारे पेजेस पे यूज हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ चंद कंडीशंस फॉलो होने के ऊपर यूज होते हैं। अब टेम्पलेट का मतलब क्या है? टेम्पलेट का मतलब ये है कि जब आपका थीम क्रिएट हुआ हुआ है, थीम बना हुआ है, उसके अंदर अगर आप ये फाइल्स देख रहे हैं, ईच ऑफ दिस फाइल इज काइंड ऑफ अ टेम्पलेट फाइल। क्यों इनको टेम्पलेट फाइल बोलते हैं? मैंने आपको जब कार पार्किंग का कोड करवाया, कार पार्किंग सिस्टम का, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि मैंने इस सारी चीज़ को, उस पूरे फाइल को डिवाइड किया, पार्ट्स में, चंक्स में डिवाइड किया कि आपको अगर एक पेज क्रिएट करना है तो आप हेडर अलहदा रखें, फुटर अलहदा रखें, और इंडेक्स का पेज आपका अलहदा है, और उसके अंदर जो सब पेजेस हैं, जैसे टिकट्स का पेज है, व्हीकल्स का पेज है, वो मैंने सब पेजेस की तरह यूज़ किए हैं एज ए टेम्पलेट। कि डाटा मेरे पास डाटाबेस से आ रहा है, और उस डाटा को रेंडर करवाने के लिए मैंने पीएचपी की एक फाइल को कॉल किया है जिसके अंदर एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है। तो वहां से मैं अपने आउटपुट जो है वो प्रिंट करवा रहा हूँ। अब टेम्पलेट, पहली चीज़ें बोलते किसको है? टेम्पलेट से मुराद ये है कि जैसे आप समझ लें, टेम्पलेट इज काइंड ऑफ अ कंटेनर, जिसके अंदर आप जो डालें, जो भी डाटा डालें, तो वो डाटा जो है उस कंटेनर की फॉर्मेट में आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे आप लोगों के पास समझ लें पानी का, आप पानी को किसी भी बर्तन में डालते हैं, ठीक है, पानी को जग में डालते हैं, आप पानी को किसी कप में डालते हैं, ग्लास में डालते हैं, पानी वही शक्ल अख्तियार कर लेता है जो उस पैन की होती है, ठीक है। तो टेम्पलेट भी इसी तरह से है कि टेम्पलेट की एक मखसूस शक्ल है। आप क्या करते हैं, उस टेम्पलेट की, उस शक्ल की एक पिक्चर लेने के लिए आप उसको सिर्फ डाटा देते हैं और उससे आप आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ड जो वेबसाइट के ऊपर नज़र आ रहा है, सारे का सारा आपका हेडर हमेशा ऐसे ही रहेगा, आपका मेन्यू ऐसे ही रहेगा, आपका फुटर ऐसे ही रहेगा। ऑल ऑफ दीज आर टेम्पलेट फाइल्स। सिर्फ इनको डाटा दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं कि अपने डिज़ाइन के अंदर जो बिल्ट इन, जो इनका टेम्पलेट फॉर्मेट होता है, जो डिज़ाइन होता है, उसमें आपको आउटपुट दे देते हैं। अगर होम की जगह कुछ और लिखा होगा, तो अगेन वो इसी फॉन्ट साइज का आएगा, इसी कलर का आएगा। अगर आर्काइव की जगह पे स्पोर्ट्स लिखा होगा, इसको मैं इधर कर दूं या इसको इधर कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है दैट विल रिमेन द सेम। फॉन्ट का कलर वाइट रहेगा, साइज यही रहेगा, बैकग्राउंड ऑरेंज ही रहेगा। तो दिस इज बेसिकली अ टेम्पलेट। तो वर्डप्रेस थीम को समटाइम्स टेम्पलेट भी बोला जाता है। आपके क्लाइंट अक्सर आपसे बात करेंगे कि मैं इस वेबसाइट के लिए मैं आपको टेम्पलेट पसंद कर देता हूँ। तो टेम्पलेट का मकसद सिर्फ ये है कि जो आपकी अपर मेकअप है आपकी वेबसाइट का, वो आपके टेम्पलेट पे डिपेंड करता है। और टेम्पलेट इन द फॉर्म ऑफ डेवलपर्स लैंग्वेज इज अ फाइल ऑफ कोड जिसके अंदर HTML लिखी होती है, और जब उस HTML को PHP से डाटा मिलता है, तो वो HTML अपना आउटपुट शो करवा देती है, जो भी उसकी स्टाइलिंग की गई होती है स्टाइल डॉट CSS में, उसके मुताबिक। टेम्पलेट क्लियर है? अगर आपको टेम्पलेट क्लियर है तो देन आई विल मूव टुवर्ड्स टेम्पलेट हायरार्की। टेम्पलेट बेसिकली क्या है? अ, आपकी ऐसी फाइल जिसको अगर PHP के थ्रू डाटा मिले और उसमें HTML लिखी हो, तो वो सर्टेन आउटपुट जनरेट करवा दे, दैट इज अ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट बेसिकली जेनेरिक होता है, उसको डाटा से कोई गर्ज नहीं होती, उसको डाटा जिस तरह का मर्जी दे दो। वो जेनेरिक एक फाइल होती है जिसमें आपने कंडीशंस लगाई होती हैं और HTML लिखी होती है। तो उसको जो भी डाटा मिलता है, उस डाटा के ऊपर जो भी फाइल्स लगा होता है, उसके डिसीजन के मुताबिक वो HTML जनरेट कर देती है, दैट इज अ सिंपल टेम्पलेट। अब हायरार्की क्या है? वर्डप्रेस के अंदर आपको जितनी फाइल्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे जितनी फाइल्स नजर आ रही हैं, इसके अंदर एक फाइल है हेडर की, एक फाइल है फुटर की, एक फाइल है फंक्शन डॉट PHP, इंडेक्स, पेज, सर्च, साइड बार, सिंगल। ये सारी फाइल्स किस ऑर्डर में चलनी है, इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, ये किस ऑर्डर में चलेंगी, दैट थिंग इज कॉल्ड हायरार्की।
कि वर्डप्रेस जब रन होगा तो सबसे पहले कौन सी फाइल चलेगी, दूसरे नंबर पे कौन सी फाइल चलेगी, तीसरे नंबर पे कौन सी फाइल चलेगी, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ टेम्पलेट हायरार्की। अगर आप टेम्पलेट हायरार्की को समझ जाते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग एनीवेयर यू वांट। आपको पता लग जाएगा अगर मुझे किसी वेबसाइट के हेडर में चेंज करना है तो मुझे किस फाइल में चेंज करना है, फुटर में चेंज करना है तो किस फाइल में चेंज करना है, बॉडी के अंदर अगर मुझे ब्रेड क्रम्स को चेंज करना है तो मुझे किस एरिया में चेंज करना है, अगर मुझे फुटर का ये पावर्ड बाय फुटर ये जो लिखा हुआ है वर्डप्रेस इसको खत्म करना है तो क्या करना है, अगर लेट सपोज मुझे पेज की बॉडी को शॉर्ट करना है तो मुझे किस टेम्पलेट में कोड करना है, तो ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके पास पूरी पावर है कि आप अपने चाइल्ड थीम के अंदर उस टेम्पलेट को यूज़ करके अपने पेरेंट थीम के जो आउटपुट है उसको ओवरराइड करना है। ठीक, वापिस आता हूँ टेम्पलेट हायरार्की के ऊपर। टेम्पलेट्स आर मॉड्यूलर रीयूजेबल फाइल्स। मैंने आपको बोला है कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ डाटा होती हैं इसलिए ये रीयूजेबल है। आपने एक दफ़ा लिख दिया इसको, जिस तरह का डाटा देंगे ये उस टेम्पलेट के मुताबिक आउटपुट दे देगा उस डाटा की। यूज टू जनरेट द वेब पेजेस ऑन योर वर्डप्रेस साइट। सम टेम्पलेट फाइल्स सच एज हेडर एंड फुटर टेम्पलेट आर यूज्ड ऑन ऑल योर साइट्स पेजेस। ठीक है, while others are used only under specific conditions. Clear? This article explains how WordPress determines which template file to use on individual pages. जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और स्पोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो कौन सा पेज आना चाहिए, वाई दिस पेज हैज़ बिकम हियर, ये यहाँ पे ये इस तरह से क्यों आया, इसकी जगह होम पेज क्यों नहीं आ गया। ठीक है, वर्डप्रेस को जब ये डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेके फिर उस टेम्पलेट को चूज करता है। वो डिसीजन मेकिंग कैसे होती है उस पर आता है। If you want to customize an existing WordPress theme, it will help you decide which template file needs to be edited. You can also use conditional tags to control the templates are loaded in a specific page. इस पे हम बाद में बात करेंगे। Template file hierarchy. WordPress uses the query string. Query string to decide which template or set of templates should be used to display the page. This is the most important line. अब क्यूरी स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है जब हम लोग काम कर रहे थे कार पार्किंग सिस्टम के ऊपर कि आपके यूआरएल के अंदर क्वेश्चन मार्क के बाद जो पार्ट आता है समटाइम्स दैट इज रेफर्ड एज क्यूरी स्ट्रिंग। यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ क्यूरी स्ट्रिंग का, इसको ओपन करते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग, a variable pass through the query string. For example, in the query string question mark category name is equal to text and feed is equal to atom. There are two query variables, category name with a value of text and field with a value of atom. तो इस टाइम आपके इसमें दो क्यूरी स्ट्रिंग है, कैटेगरी नेम एंड फीड। तो जब भी वर्डप्रेस का कोई भी यूआरएल ओपन होता है तो बैकएंड पे एक हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग जो है वो क्यूरी वेरिएबल जनरेट हुआ होता है जो कि डिफाइन करता है कि कौन सा टेम्पलेट जो है वो पिक होना है। ठीक, सो राइट नाउ अगर मैं आपको यूआरएल की मदद से इस चीज़ को समझाऊं तो यहाँ पे आप देखें वर्डप्रेस एस इंस्टॉल स्लैश आगे दैट इज़ योर होम पेज। इफ़ यू पिक ब्लॉग तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉग, तो दैट इज़ बिंग रेफर्ड एज अ काइंड ऑफ क्यूरी स्ट्रिंग। और यहाँ से आपका ब्लॉग पेज जो है वो पिक हो गया। अगर आप नेशनल पे क्लिक करते हैं तो आप कैटेगरी का नेशनल पेज जो है वो पिक कर रहे हैं। ये कैसे सारा कुछ डिफाइन होगा विद इन नेक्स्ट फ्यू 5 to 10 मिनट्स यू विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो पहली चीज़ क्यूरी स्ट्रिंग होती है बैकएंड पे जो आपके टेम्पलेट को डिफाइन करती है। द क्यूरी स्ट्रिंग इज इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन द लिंक टू ईच पार्ट ऑफ योर वेबसाइट। ये लिंक के अंदर होती है। इट कम्स आफ्टर द इनिशियल क्वेश्चन मार्क एंड मे कंटेन अ नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेपरेटेड बाय एम्परसैंड। अब हमारे पास यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि हमारा परमालिंक स्ट्रक्चर चेंज है। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर मुझे यूआरएल का मिल रहा है लोकल हो स्लैश वर्डप्रेस इंस्टॉल आगे कैटेगरी आगे नेशनल, दिस इज कॉल्ड परमालिंक स्ट्रक्चर। मैं इस परमालिंक की जो लिंक है इसको मैं बोल रहा हूँ परमालिंक। इस परमालिंक स्ट्रक्चर को मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे? मैं अपीयरेंस में आता हूँ, बल्कि सेटिंग्स में आता हूँ, परमालिंक्स पर क्लिक करता हूँ। आप क्यूरी स्ट्रिंग अगर देखना चाह रहे हैं तो आपको क्यूरी स्ट्रिंग प्लेन यूआरएल में मिलेगी। राइट नाउ दिस इज सेट ऑन डे एंड नेम। अगर मैं यहाँ से प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और सेव चेंजेस करता हूँ तो यू कैन सी द क्यूरी स्ट्रिंग नाउ। वेबसाइट पे आते हैं। अब अगर मैं ब्लॉग पे या स्पोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो यू विल सी द क्वेश्चन मार्क कैटेगरी इज इक्वल टू 14, क्वेश्चन मार्क पेज ID is equal to 628. So this is the query string that is being run on the back end. ये सिस्टम के अंदर जो है क्यूरी जाती है और वहाँ से उसको पता लगता है कि मुझे पेज ID ये उठाना है और ये उसका मतलब नंबर है और
उसको उस आइडिया हो जाता है कि इसको पेज के लिए टेम्पलेट कौन सा चाहिए और इसका आउटपुट क्या होगा और किस किस टेम्पलेट के थ्रू इसका आउटपुट आएगा। तो आपको कैसे आइडिया होगा क्यूरी स्ट्रिंग के बगैर आप सारा कुछ कैसे समझ सकते हैं, वो उसके लिए सारी हायरार्की डिफाइन की हुई है। अब जरूरी नहीं है कि हमें एक क्यूरी स्ट्रिंग ओपन करके इस तरह से सारा कुछ देखना है। ठीक है। Put simply, WordPress searches down through the template hierarchy until it finds a matching template file to determine which template file to use. WordPress matches every query string to a query type to decide which page is being requested. For example, a search page, a category page, सर्च पेज और कैटेगरी पेज। अगर मैं यहाँ से स्पोर्ट्स पिक करता हूँ तो दिस इज अ कैटेगरी पेज, सो दिस CAT रेफर्स टू अ कैटेगरी। ठीक है। तो ये आपकी क्यूरी स्ट्रिंग में डिफाइन होता है कि किस टेम्पलेट को उसने पिक करता है। सिलेक्ट द टेम्पलेट फाइल इन ऑर्डर डिटरमाइंड बाय द टेम्पलेट हायरार्की। जब आपको पता लग गया कि ये पेज कैटेगरी का है, अगर पेज होता सिंपल तो यहाँ पे आ जाता पेज आईडी, जैसे होम पे या पेजेस में फुल पेज पे आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पेज आईडी आ रहा है, तो दैट मीन्स इट विल पिक अ पेज टेम्पलेट। लेकिन जैसे ही मैं किसी और कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो दैट रेफर्स टू अ कैटेगरी। अब ये कैटेगरी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएं और अपनी पोस्ट की कैटेगरीज में आए तो ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे एडेड है। आर्काइव, लाइफस्टाइल, नेशनल, स्पोर्ट्स, दीज आर द कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। जब हम लोगों ने वर्डप्रेस के स्टार्ट में चीज़ें देखी थी, हमने कुछ पोस्ट क्रिएट की थी, कुछ कैटेगरीज क्रिएट की थी, और मैंने आपको बताया था जो कैटेगरीज हैं वो क्लासिफिकेशन के लिए और कंटेंट की कैटेगराइजेशन के लिए यूज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको होम पेज पर लिंक्स मिल रहे हैं ये कैटेगरी के लिंक्स हैं। हर कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्टें आ रही हैं वो आप उस कैटेगरी के लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसके रिलेटेड जितनी पोस्ट हैं सिस्टम के अंदर एंटर्ड है वो आपको शो हो जाती हैं। तो दीज आर बेसिकली कैटेगरी टेम्पलेट्स। तो यूआरएल से पता लगता है कि कैटेगरी का टेम्पलेट पिक करना है या पेज आईडी के थ्रू पता लगता है पेज को पिक करना है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपको पता लग जाता है कि ये टेम्पलेट कैटेगरी क्या है या ये टेम्पलेट पेज का है, उसके बाद फिर वर्डप्रेस की टेम्पलेट हायरार्की होती है एक, उसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर पेज को पिक करना है तो पेज का डिजाइन क्या होना चाहिए, और अगर कैटेगरी को पिक करना है तो कैटेगरी का डिजाइन क्या होना चाहिए। क्या मेरे पास 2 3 4 टेम्पलेट्स कैटेगरी के पड़े हुए हैं जो कि मैं अपने कोड की कंडीशन के थ्रू पिक कर लूँ। ठीक है। Looks for the template files with specific names in the current theme directory and uses the first matching template file as indexed by the hierarchy। ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू वर्डप्रेस अपना टेम्पलेट को पिक करता है, और अभी you will understand that in a few minutes। With the exception of basic index.php template, you can choose whether you want to implement a particular template file or not। सिर्फ ये ऐसी फाइल है, अगर ये चल रही है तो इसके ऊपर आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप किसी और टेम्पलेट को इसके ऊपर प्रायोरिटी दे दें। ठीक है। अगर यहाँ तक फाइल ये वाली चल रही है तो इसके बाद कोई टेम्पलेट फॉलो नहीं होगा। दिस इज द एंड फाइल, दिस इज द फर्स्ट फाइल, दिस इज द एंड फाइल। ठीक है। अब टेम्पलेट हायरार्की क्या करती है? If WordPress cannot find a template file with the matching name, it will skip to the next file in the hierarchy. If WordPress cannot find any matching template, then the themes index page will be used। यानी कि अगर आपको अपने जो कैटेगरी पेज या पेज आईडी के थ्रू पेज का टेम्पलेट चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो जो फॉल बैक होगा वो इंडेक्स एट द इंडेक्स की फाइल चलेगी। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी यहाँ से। जैसे अगर इफ़ योर ब्लॉग इज एट http://example.com/blog, अगर आपकी ये डोमेन है, ठीक है, and a visitor clicks a link to a category page such as example.com/blog/category/yourcat। ठीक है। रियल में अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैं परमानेंट स्ट्रक्चर वापस कर रहा हूँ ताकि आपको उसी परमानेंट स्ट्रक्चर से समझ आए जो डॉक्यूमेंटेशन में है। तो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, ब्लॉग का मतलब है वेबसाइट, वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट, अगर उसके ऊपर यूज़र आता है और वो क्लिक करता है http://example.com/blog, तो वो ब्लॉग पे क्लिक कर देता है। ठीक है। तो ये उसके पास सारी की सारी पोस्टें आ गई। ठीक है। एंड अ विजिटर क्लिक्स ऑन अ लिंक टू अ कैटेगरी पेज सच एज दिस वन, ब्लॉग पे क्लिक किया और वो किसी कैटेगरी, स्पोर्ट्स, नेशनल, लाइफस्टाइल, दीज आर ऑल द कैटेगरी पेजेस, इनमें से भी किसी को ओपन कर देता है। ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर आ रहा है blog/category/yourcat, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर में ब्लॉग नहीं लिखा आ रहा है, category/national, क्योंकि नेशनल इज अ कैटेगरी। अगर वो ये पेज ओपन करता है तो WordPress looks for a template file in the current theme directory that matches the category's ID to generate the correct page। यानी कि अगर आपने किसी कैटेगरी को पिक किया है तो वर्डप्रेस क्या करेगा, उस कैटेगरी की आईडी की बेस पे अगर कोई पेज बना होगा थीम के अंदर तो उसको पिक करने की कोशिश करेगा। ठीक है। मोर स्पेसिफिकली द वर्डप्रेस फॉलोज दिस प्रोसीजर।
looks for a template file in the current theme directory that matches the category slug. Slug क्या चीज है, उस पर बात करता हूँ. If the category slug is unicorns, then the WordPress looks for a template file named category dash unicorns. ठीक. स्लग क्या चीज है, जब भी आप कोई भी कैटेगरी ऐड करते हैं, पोस्ट में आप आए, कैटेगरी को आपने ऐड या एडिट करना है, जैसे आर्काइव की कैटेगरी को मैं एडिट करता हूँ, इसका स्लग क्या है, आर्काइव. आर्काइव इज बेसिकली स्लग. ठीक है. तो अगर आप किसी कैटेगरी को पिक कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, योर कैट, उसका स्लग क्या होगा, योर डैश कैट विल बी द स्लग. और अगर कोई यूजर योर कैट की कैटेगरी को चला रहा है या उसको एक्सेस करता है या उस लिंक पर जाता है, तो वर्डप्रेस किस फाइल को फाइंड करने की कोशिश करेगा थीम के फोल्डर में, कैटेगरी डैश योर डैश कैट. सिमिलरली अगर किसी कैटेगरी का स्लग यूनिकॉर्न है तो वर्डप्रेस थीम में जाएगा, चेक करेगा यार क्या यहाँ पे कैटेगरी डैश यूनिकॉर्न्स डॉट पीएचपी की फाइल है, तो मैं उसको चला देता हूँ. ठीक है. अगर कैटेगरी डैश यूनिकॉर्न्स डॉट पीएचपी की फाइल मिसिंग है तो फिर वर्डप्रेस चेक करेगा क्या आईडी की बेस पे कोई फाइल बनी हुई है. अगर यूनिकॉर्न की जो कैटेगरी है या ये जो आर्काइव की कैटेगरी है इसकी आईडी ऊपर दी हुई है, टर्म आईडी इज 16, तो क्या कैटेगरी डैश 16 के नाम से कोई फाइल सिस्टम एग्जिस्ट करती है, तो वो चला देता हूँ. तो कैटेगरी अगर यहाँ पे आईडी 4 है तो चेक करेगा कैटेगरी डैश 4 डॉट पीएचपी के नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट करती है, तो उसे चला देता हूँ. अगर वो फाइल भी नहीं मिलती तो वर्डप्रेस पर लुक फॉर अ जेनेरिक कैटेगरी टेम्पलेट कैटेगरी डॉट पीएचपी, तो मैं ये चला देता हूँ. अगर ये भी नहीं मिलती तो वर्डप्रेस पर लुक फॉर अ जेनेरिक आर्काइव टेम्पलेट फाइल आर्काइव डॉट पीएचपी, तो मैं इसे चला देता हूँ. अगर ये भी नहीं मिलती तो वर्डप्रेस विल फॉल बैक टू द मेन थीम टेम्पलेट फाइल दैट इज index.php. तो लास्ट में कोई फाइल भी नहीं मिलेगी तो वर्डप्रेस किसको चलाएगा, index.php को. ठीक है. सो लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग. राइट नाउ हमारा ये थीम एक्टिवेटेड है. तो आप जो पेरेंट और चाइल्ड थीम होते हैं, होता क्या है कि जब आप चाइल्ड थीम बना के एक्टिवेट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो जितनी फाइलें आपकी चाइल्ड थीम में होती हैं वो चाइल्ड से चलती हैं. ठीक है. अगर कोई फाइल चाइल्ड थीम में ना हो तो वर्डप्रेस उसको पेरेंट से पिक कर लेता है. जैसे हमारी हेडर और फुटर की फाइल राइट नाउ दीज आर ऑल इन पेरेंट, चाइल्ड में नहीं है. ठीक है. तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो पेरेंट थीम का हेडर डॉट पीएचपी की फाइल है उसमें जाके आई शुड राइट सम कोड देयर. ठीक है. तो वकास अली रन हो गया. छोटा सा कंसेप्ट है ये. अगर मैं इसी फाइल की कॉपी ले लेता हूँ, सारी फाइल को कॉपी करता हूँ और चाइल्ड में जाता हूँ और यहाँ पे आके न्यू फाइल बनाता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ हेडर डॉट पीएचपी. और अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिखाता हूँ, प्रिंट इनसाइड चाइल्ड हेडर, और जो मेरी पेरेंट फाइल है उसमें लिख देता हूँ इनसाइड पेरेंट हेडर. अगर मैं बेस को लोड करूँ मेरे पास आ रहा है इनसाइड चाइल्ड हेडर. ठीक है. लेकिन अगर मैं चाइल्ड थीम का नाम, इस फाइल का नाम गलत कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, हेडर 1 कर देता हूँ, तो वर्डप्रेस विल फॉल बैक टू पेरेंट हेडर. यानी कि वर्डप्रेस के साथ जब भी आपने चाइल्ड थीम क्रिएट किया है तो पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारा वर्डप्रेस के साथ क्या होता है कि भाई जो फाइल चाइल्ड में है उसको चलाना है. चाइल्ड की फाइल को चलाओगे वो मेरी प्रायोरिटी है. तो वर्डप्रेस चेक करता है चाइल्ड में जाके, हाँ मैं चलाने ना लगूँ हेडर डॉट पीएचपी की फाइल को. अगर तो हेडर है तो वो चल जाएगा, नहीं होगा तो वो फॉल बैक करके पेरेंट थीम में जाकर चेक करेगा कि जो फाइल यहाँ पे मिस है पेरेंट में एग्जिस्ट करती है तो वहां से चला दो. तो यहाँ पे फाइल हेडर डॉट पीएचपी नहीं है, हेडर 1 डॉट पीएचपी, तो फॉल बैक करके पेरेंट में चला गया. अगर मैं इसका नाम ठीक कर देता हूँ तो इट विल बी हेडर डॉट पीएचपी. अब क्या होगा, वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली चाइल्ड वाले को चला देगा, इनसाइड चाइल्ड हेडर, और पेरेंट वाला स्किप हो जाएगा. ये पहला कॉन्सेप्ट है. इसकी समझ आ गई आप लोगों को? मुझे क्लियर करते जाएं फिर मैं आगे चलूंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा लेक्चर टफ है और मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग लूज कर जाएं अपना स्टेमिना. यहाँ तक समझ आ गई चाइल्ड और पेरेंट का जो रिलेशन ओवर राइडिंग का.
जब आप टेम्पलेट ओवरराइड करते हैं, चाइल्ड में आप टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, तो वर्डप्रेस बाउंड हो जाता है, उसकी प्रायोरिटी होती है कि उस फाइल को चाइल्ड से चलाना है। अगर उस फाइल को चाइल्ड से वो नहीं चलाएगा तो पेरेंट पे चेक करेगा, और अगर पेरेंट में भी वो फाइल नहीं होगी तो दैट विल कॉज प्रॉब्लम। फिर देखेंगे क्या करना है। चलो, क्लियर है। दूसरी चीज ये है कि वाई वर्डप्रेस लुक्स फॉर हेडर डॉट पीएचपी। उसको कोई तवीज कोई करा के दिया हुआ है कि बेटा तुमने हमेशा हेडर डॉट पीएचपी को निकालना जहाँ पे भी बढ़िया। नो, वर्डप्रेस की जो बेसिक आपका कोई भी पेज रन होता है उसके लिए 3 फाइल्स होती हैं, ठीक है। वो 3 फाइल्स कौन सी हैं आपके पास? इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल, पेज डॉट पीएचपी की फाइल और होम डॉट पीएचपी की फाइल। इन तीनों फाइल्स का आपस में रिलेशन होता है, और 4 बल्कि होती हैं, फ्रंट पेज डॉट पीएचपी की फाइल। जब आप होम पेज को ओपन करते हैं तो कौन सी फाइल चलेगी इसका जो है वो जो डिसीजन है वो टेम्पलेट हायरार्की करती है। लेकिन ये चारों फाइल्स ऐसी हैं जिसमें पूरे का पूरा पेज स्ट्रक्चर लिखा होगा। जैसे मैं फ्रंट पेज की फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे गेट टेम्पलेट पार्ट होम लिखा हुआ है। इसको छोड़ दें, पेज डॉट पीएचपी की फाइल को ओपन करता हूँ तो कोड में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हेडर की फाइल को लेके आओ। गेट हेडर के फंक्शन का मतलब यह है कि सबसे पहले हेडर की फाइल को लेके आओ, उसके बाद ये सारा कोड चलाओ, उसके बाद फुटर की फाइल को लेके आओ। दिस इज सेम लाइक वी डिड इन द कार पार्किंग सिस्टम। इंक्लूड हेडर, देन कोड इन द पेज, इंक्लूड फुटर। तो हमने उसको टेम्पलेट वाइज किया था, तो दिस इज ऑल्सो टेम्पलेट वाइज कि जब भी कोई पेज ओपन होगा सबसे पहले हेडर कॉल होगा, हेडर को लेके उसके बाद फुटर कॉल होगा। अगर मैं यहाँ से इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ राइट नाउ, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और किसी भी पेज को ओपन कर लेता हूँ, फुल विड्थ पेज को ओपन करता हूँ, फुल विड्थ पेज, ओके इसको छोड़ें, किसी और पेज को ओपन, होम को ओपन करते हैं। होम को भी एक वर्कआउट नहीं करेगा। एक सादा पेज क्रिएट करते हैं और फिर चेक करते हैं। आप देख रहे हैं हेडर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से गेट हेडर का फंक्शन जो है उसको कमेंट कर दी। जैसे इसको मैं वापस लाऊंगा तो हेडर विल रन। ठीक है, अब हमारा हेडर वापस आ गया। हेडर वापस आया तो उसके साथ लिंक की सारी स्टाइल शीट की फाइल्स, फॉन्ट की फाइल, सब कुछ वापस आ गया। तो मेरी वेबसाइट का जो फिक्स हो गया मसला। अगर मैं यहाँ पर फुटर को ये कमेंट कर देता हूँ और पेज को लोड करता हूँ, मेरा फुटर यहाँ से नीचे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिसाइड करना कि मैं किस पेज को ओपन कर रहा हूँ और कौन सी फाइल चल रही है, ये काम है। जो भी फाइल चल रही होगी बाकी उसमें कोड लिखा होगा। अगर उस फाइल को कोई और टेम्पलेट चाहिए होंगे तो कोड में मेंशन होगा कि किसी टेम्पलेट पार्ट को, जैसे कमेंट्स टेम्पलेट को यहाँ पे लोड कराना है, गेट टेम्पलेट पार्ट से ये टेम्पलेट ले आओ, वो उस कोड में डिफाइन होगा। ऊपर हेडर प्रिंट करा दो, नीचे फुटर प्रिंट करा दो। तो 4 बेसिक पेज होते हैं आपके स्टार्टर। फ्रंट पेज, पेज डॉट पीएचपी, ठीक है, 2 होम डॉट पीएचपी और इंडेक्स डॉट पीएचपी। इनकी हिरार्की क्या होती है इस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इस कंसेप्ट की समझ आई है कि अगर वर्डप्रेस पे आप कोई भी पेज ओपन करते हैं और वो कैटेगरी का पेज है, तो वर्डप्रेस ढूंढेगा कि क्या उस कैटेगरी स्लग के नाम से कोई फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, उस कैटेगरी स्लग के नाम से कोई फाइल पड़ी होगी तो वो उसको चलाएगा, नहीं तो उस कैटेगरी आईडी के नाम से फाइल होगी तो उसको चलाएगा, नहीं तो कैटेगरी डॉट पीएचपी पे फॉल बैक करेगा, नहीं तो आर्काइव डॉट पीएचपी पे फॉल बैक करेगा, नहीं तो इंडेक्स पे फॉल बैक करेगा। अब इसकी एग्जांपल देख लें। जैसे ये स्पोर्ट्स इज अ कैटेगरी, पहले मैं कैटेगरी खुद देख लेता हूँ, उसके बाद मैं उस पेज को ओपन करता हूँ। पोस्ट में जाता हूँ, कैटेगरीज पे आता हूँ, तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज है। मैं चाहता हूँ मैं स्पोर्ट्स के पेज को ना चेक करूँगी इसका कैटेगरी टेम्पलेट कौन सा है। मैं व्यू पे जाता हूँ तो ये आ रहा है कैटेगरी स्लैश स्पोर्ट्स, ये मेरे पास लिंक आ रहा है। तो ये टेम्पलेट हायरार्की कहती है कि अगर कैटेगरी डैश स्पोर्ट्स डॉट पीएचपी, इस स्लग की जगह पे स्पोर्ट्स आ जाएगा, स्पोर्ट्स डॉट पीएचपी होगा तो वर्डप्रेस विल लुक फॉर दैट। नहीं तो आईडी ऑफ स्पोर्ट कैटेगरी, नहीं तो कैटेगरी डॉट पीएचपी। थीम में आते हैं अपने वापस, पेरेंट थीम में आते हैं। यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी, कैटेगरी डैश स्पोर्ट्स कहीं है टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर, कहीं पे किसी जगह पे, कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, कैटेगरी डैश स्पोर्ट्स नहीं है तो कैटेगरी डैश आईडी डॉट पीएचपी, स्पोर्ट्स की आईडी क्या है?
अगर मैं इस एडिट कैटेगरी करूं, इसकी आईडी मुझे मिलेगी यहाँ पे यूआरएल में। ठीक है, आईडी इज 14। तो क्या यहाँ पे कैटेगरी डैश 14.php की फाइल है? नहीं है। तो वर्डप्रेस क्या कहता है कि पहले स्लग चेक करेगा, स्लग नहीं है। आईडी चेक करेगा, आईडी नहीं है, तो कैटेगरी डॉट पीएचपी की फाइल चेक करेगा। कैटेगरी डॉट पीएचपी की फाइल है यहाँ पे? कहीं पे भी नहीं है। कोई फाइल ऐसी नहीं इसका नाम हो कैटेगरी डॉट पीएचपी। अच्छा जी, नहीं है। अगर कैटेगरी की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वर्डप्रेस विल लुक फॉर जेनेरिक आर्काइव टेम्पलेट, तो वो आर्काइव डॉट पीएचपी को चला देगा। अब आर्काइव डॉट पीएचपी के अंदर ऊपर हेडर कॉल हुआ हुआ है, नीचे फुटर कॉल हुआ हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके हेडर के बाद प्रिंट करवाता हूँ मेरा अपना नाम, आई एम इनसाइड कैटेगरी टेम्पलेट। सो इसी पेज को रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास ये जो कैटेगरी का पेज है, बैक करते हैं, स्पोर्ट्स पे व्यू करते हैं, और आप देखें यहाँ पे आ गया वकास आई एम इनसाइड दिस कैटेगरी टेम्पलेट। ठीक है, इसका मतलब है कि टेम्पलेट हायरार्की फॉलो हो रही है। अगर तो यहाँ पे कैटेगरी डैश स्पोर्ट्स का पेज होता तो वो चल जाता। तो इस थीम में कैटेगरी डैश स्पोर्ट्स का पेज नहीं है। अब लेट सपोज आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट आ गई है, आपका यूजर कहता है कि मेरे सारे ही जो कैटेगरी हैं उनका जो मुझे थीम चाहिए, दैट शुड बी लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स की कैटेगरी ऐसी हो जिसके अंदर मेरे पास ये राइट साइड बार नहीं आ रही हो, बाकी सब कैटेगरी जिस पे भी क्लिक करो राइट पे ये रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट सारा कुछ आ रहा हो, लेकिन स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी को एडिट करना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द वर्डप्रेस वे टू डू दैट। उसके लिए मुझे टेम्पलेट हायरार्की पता होनी चाहिए। टेम्पलेट हायरार्की मुझे कहती है कि हाँ भाई, अगर स्पोर्ट्स के लिए तुम्हें पेज चाहिए तो वर्डप्रेस चेक करेगा स्पोर्ट्स का पेज एग्जिस्ट करता है, नहीं। आईडी एग्जिस्ट करता है, नहीं। कैटेगरी की फाइल एग्जिस्ट करती है, नहीं। आर्काइव एग्जिस्ट करता है, आर्काइव एग्जिस्ट कर गया तो वर्डप्रेस ने वो चला दिया। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने हर कैटेगरी के डिजाइन के लिए आपको हर कैटेगरी का डिफरेंट डिजाइन करना, तो हर कैटेगरी की डिफरेंट टेम्पलेट फाइल होनी चाहिए। सो लेट्स डू दैट। अगर मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर दूं, कैटेगरी डॉट कैटेगरी डैश स्पोर्ट्स डॉट पीएचपी, ठीक, और इसके अंदर मुझे कोड चाहिए, तो याद रखिएगा जब भी आप कोड पिक करेंगे तो जेनेरिक टेम्पलेट से पिक करेंगे। तो क्योंकि आर्काइव का कोड ही कैटेगरी के लिए चल रहा है तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ कैटेगरी की फाइल के अंदर, ठीक। और इसके अंदर अब मैं प्रिंट लगाने लगा हूँ। इससे पहले क्या था, अगर मैं इसको स्टिल रीनेम कर देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर नेम चेंज कर रहा हूँ। इससे पहले ये वाला टेम्पलेट चल रहा था, ठीक है, लेकिन ये आर्काइव डॉट पीएचपी का टेम्पलेट जेनेरिक है, इसके साथ कोई स्लग नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज अ जेनेरिक टेम्पलेट। तो स्पोर्ट्स की जगह मैं किसी भी कैटेगरी पे चला जाता तो ये हर जगह पे इस फाइल ने यही प्रिंट करवाना था, आई एम इनसाइड कैटेगरी टेम्पलेट। नेशनल पे भी यही आएगा, लाइफस्टाइल पे भी यही आएगा, स्टाइल पे, स्टाइल इज अ पेज, स्टाइल कैटेगरी पेज नहीं है, स्टाइल पेज है। हाँ, यहाँ तक ये तीन कैटेगरी लिंक्स हैं। तो तीनों के लिए एक ही रूल फॉलो हो रहा है, कैटेगरी डैश फाइल है तो ठीक है, नहीं तो आईडी है तो ठीक है, नहीं तो कैटेगरी का पेज है तो ठीक है, नहीं तो आर्काइव का पेज, सारे आर्काइव से चल रहे हैं। लेकिन अब जब मैंने ये कैटेगरी पेज क्रिएट कर दिया, अभी मेरे आर्काइव डॉट पीएचपी के पेज के अंदर वो कोड लिखा हुआ है। स्टिल अगर मैं नेशनल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आएगा आई एम इनसाइड कैटेगरी टेम्पलेट। लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स को ओपन करता हूँ तो वर्डप्रेस क्या करेगा, टेम्पलेट हायरार्की चेक करेगी, कैटेगरी का टेम्पलेट है, अच्छा कैटेगरी कौन सी है, स्पोर्ट्स है, अगर स्पोर्ट्स की फाइल पड़ी है तो वो चला दो। स्पोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पूरा पेज आ रहा है, लेकिन नेशनल पे जाता हूँ तो कैटेगरी का वो आर्काइव पेज चल जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स पे आता हूँ तो पूरा पेज चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब मैंने स्पोर्ट्स के लिए कैटेगरी डैश स्पोर्ट्स की फाइल क्रिएट कर दी है, ठीक है। और इसके अंदर ये मेरा कोड अनसेव्ड था, अब मैं यहाँ पे इस कोड को चेंज करके सेव करने लगा हूँ। हेलो, आई एम अ स्पोर्ट्स फाइल कैटेगरी टेम्पलेट। स्पोर्ट्स के ऊपर ये वाला है, बाकी सबके ऊपर जो है वो डिफरेंट है। तो स्पोर्ट्स पे है तो आई एम अ स्पोर्ट्स फाइल कैटेगरी टेम्पलेट, बाकी सब पे क्या आ रहा है, कैटेगरी वाला टेम्पलेट, ये वाला यहाँ से चल रहा है। तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ यहाँ से,
रिफ्रेश करता हूँ तो बाकी सारे पेजेस दे विल रन बिकॉज दे आर फॉलोइंग archive.php, क्योंकि उनके कैटेगरी टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन वर्डप्रेस ने चेक किया स्पोर्ट्स का कैटेगरी टेम्पलेट थीम एग्जिस्ट करता है, तो वर्डप्रेस ने उसको वहां से चला दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि लेआउट को चेंज कर लूँ। कैटेगरी टेम्पलेट जो स्पोर्ट्स है उसके साथ राइट साइड पर रीसेंट कमेंट्स वगैरह नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास साइड बार होती है। इस साइड बार को मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो इस पेज के ऊपर आपका पूरे का पूरा बॉडी आ जाएगा, राइट साइड बार खत्म हो जाएगी, बाकियों के ऊपर आपकी साइड बार आती रहेगी। समझ आ गई कॉन्सेप्ट की? किसी को अभी तक क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, हसन, आदिल, आरिफ, मिर्जा, कुदरत, सबको समझ आ गई है? वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, मुझे बताएंगे तो फिर मैं आगे मूव करूंगा। कि कोई एक ऐसा जिसको समझ ना आई हो, कोई एक भी ऐसा है तो मुझे अभी बता दें। मैं वेट कर रहा हूँ, सिर्फ 3 लोगों ने मुझे बताया, बाकी सारे लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। अभी 15 लोग मेरे पास ऑनलाइन है, तो जितने लोग ऑनलाइन है उनमें से अगर किसी को नहीं समझ आई है तो लेट मी नो। चलो ठीक हो गया। टेम्पलेट हरी का हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट है। अगर इसको ओपन करेंगे तो इट गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। थोड़ी सी एक दो चीज़ें और आपको मैं बता देता हूँ। इसके नीचे डिफाइंड है, जैसे प्राइमरी टेम्पलेट हमारा कौन सा ब्लू है, सेकेंडरी टेम्पलेट है, और येलो वेरिएबल टेम्पलेट है, एंड दिस ब्लैक वन दिस इज अ पेज टाइप। और इसके साथ साथ इसकी इंटरेक्शन डायग्राम भी, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपको इंटरेक्टिव एक पेज दे देगा जहाँ पे आपके टेम्पलेट सारे शो हो रहे हैं, और इसके नीचे काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन है जिसको आप पढ़ सकते हैं, और इट विल हेल्प यू एनालाइज थिंग्स। ठीक है, सो मैं आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करने लगा हूँ। जब भी वर्डप्रेस को चलाएंगे, जब भी वर्डप्रेस को चलाएंगे, द वेरी फर्स्ट पेज विल बी इंडेक्स डॉट पी एच पी। ठीक है, अब वो इंडेक्स डॉट पी एच पी कहाँ कहाँ होता है, लेट्स डिस्कस दैट। इस टेम्पलेट को, हायरार्की को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा सारा कुछ आपके लिए। जब भी आपका वर्डप्रेस चलेगा तो पहला इंडेक्स डॉट पीएचपी का पेज तो आपका बिल्कुल रूट पे है, डब्ल्यूपी कंटेंट एडमिन इंक्लूड्स के नीचे आपके पास यहाँ पे आ रहा है इंडेक्स डॉट पीएचपी, दिस इज द फर्स्ट फाइल। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगाऊं, आई एम इनसाइड इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है, और अपनी जो वेबसाइट है उसका होम पेज लोड करने लगा हूं, तो यहाँ पे आ गया आई एम इनसाइड इंडेक्स डॉट पीएचपी। कोई हेडर नहीं आएगा, कोई स्टाइलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आपने इंडेक्स फाइल पे इसको स्टॉप कर दिया। अब जैसे ही इंडेक्स फाइल से आप निकलेंगे तो वर्डप्रेस विल फॉल इनटू दिस थीम सेक्शन, और जो भी करंट थीम होगा, चाइल्ड होगा, पेरेंट होगा, तो चाइल्ड को लोड करेगा, और टेम्पलेट्स क्योंकि चाइल्ड में नहीं है पेरेंट में पड़े हैं, तो जो टेम्पलेट्स पेरेंट में पड़े हैं उनको लोड करेगा। इसको रीलोड करता हूँ तो अब वर्डप्रेस का अपना जो पेज है वो चल गया। हमें पता है कि कोई भी वर्डप्रेस की जो वर्डप्रेस बेस्ड या पीएचपी बेस्ड जो वेबसाइट है उसका स्टार्टिंग पेज होता है इंडेक्स डॉट पीएचपी। हमारे थीम में भी एक इंडेक्स डॉट पीएचपी का पेज है। अगर मैं यहाँ पे आके कोई प्रिंट वगैरह लगाता हूँ तो डू यू थिंक सो कि यहाँ पे इट विल स्टॉप?
I am inside index.php. नहीं, यहाँ पे एग्जिट नहीं लगा, पेज वैसे का वैसे ही आ रहा है। क्यों? बिकॉज दिस टेम्पलेट hierarchy defines this thing. This template hierarchy defines here home page display. This is an important section. होम पेज डिस्प्ले, इस पे मैं आऊंगा, लेकिन मैं पहले आपके साथ चार्ट डिस्कस कर लूँ सारा। वर्डप्रेस कहता है कि कोई भी फाइल चलेगी तो index.php की फाइल चलेगी, ठीक है। जब भी वर्डप्रेस का कोई भी पेज ओपन होगा तो index.php की फाइल चलेगी आपके करंट थीम में से, ठीक। लेकिन अगर सिंगुलर डॉट पीएचपी की फाइल पेज थीम में एग्जिस्ट करती है तो index.php की फाइल नहीं चलेगी, सिंगुलर डॉट पीएचपी की फाइल चलेगी, ठीक है। और अगर सिंगुलर डॉट पीएचपी की फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो चल रही है। लेकिन अगर आप पेज टाइप साथ साथ अगर देखें, ये लेफ्ट साइड से आपकी पेज टाइप आ रही है। अगर तो आपने आर्काइव का पेज ओपन किया, लेफ्ट साइड पे पेज टाइप है, अगर आपने आर्काइव का पेज ओपन किया, अगर आपने कैटेगरी का पेज ओपन किया, अगर आपने पोस्ट टाइप का पेज ओपन किया, तो बेसिकली चेक किया जाएगा index.php का पेज एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ अगर archive.php का पेज एग्जिस्ट करता है तो index.php नहीं चलेगा, archive.php चलेगा। किस किस्म के डाटा को लिए शो करवाने के लिए? जो आर्काइव पेज होगा, जो कैटेगरी के आर्काइव होंगे, यानी कैटेगरी के आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं, आर्काइव किसे बोलते हैं? आर्काइव बेसिकली इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाटा विद फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम एंड डेट टू डिफरेंट टाइम एंड रेंज में आपके पास डाटा पड़ा होता है, सारी एक ही किस्म की कलेक्शन होती है कैटेगरी की, उसको आप आर्काइव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आप ये जो स्पोर्ट्स का पेज आपने ओपन किया है, दिस इज बेसिकली एन आर्काइव पेज। तो टेम्पलेट हायरार्की कहती है कि जब भी आप आर्काइव पेज को ओपन करेंगे तो वर्डप्रेस थीम में चेक होगा index.php का पेज पड़ा हुआ है, साथ ही चेक होगा आर्काइव का पेज पड़ा हुआ है। अगर तो आर्काइव का पेज पड़ा हुआ है तो इसकी प्रायोरिटी नहीं होगी, इसकी प्रायोरिटी होगी। अगर आर्काइव का पेज पड़ा हुआ है, उसके आगे कैटेगरी का पेज पड़ा हुआ है, तो इसकी प्रायोरिटी होगी, इसकी प्रायोरिटी नहीं होगी। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाते जाएं तो प्रायोरिटी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। यानी राइट से लेफ्ट जाते जाएं तो आपकी प्रायोरिटी जो है इंक्रीज करती जाएगी, इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है। लेकिन डिपेंड करता है कि पेज टाइप क्या है। ये वाली जो फाइल है, दिस इज फॉर कैटेगरी टेम्पलेट्स, दिस इज फॉर अ सिंगल पोस्ट, दिस इज फॉर अ पेज, सिंगल पेज, दिस इज फॉर होम पेज, दिस इज फॉर 404 नॉट फाउंड पेज एंड दिस इज फॉर सर्च पेज। अब एग्जांपल इसकी क्या होगी? मैं होम पेज को ओपन करता हूँ, होम पेज को बिल्कुल अभी भूल जाए, हम जो बाकी पेजेस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ डैशबोर्ड पे, पेजेस में आता हूँ और एबीसी का मैंने पेज क्रिएट किया, इसको व्यू करता हूँ, ये पेज ओपन हो गया। टेम्पलेट हायरार्की कहती है, टेम्पलेट हायरार्की कहती है जब भी आप सिंगल पेज, सिंगुलर या सिंगल पेज जो आप उसको ओपन करेंगे, जब भी आप सिंगुलर पेज को ओपन करेंगे तो वर्डप्रेस चेक करेगा index.php है। अच्छा, सिंगुलर डॉट पीएचपी है तो इसको चला दो, इंडेक्स को छोड़ दो। सिंगुलर है उसके साथ साथ सिंगल डॉट पीएचपी तो इसको चला दो, इसको छोड़ दो। या पेज डॉट पीएचपी है तो इसको चला दो, इसको छोड़ दो। ये दोनों डिफरेंशिएट किस तरह से हो रहे हैं? वर्डप्रेस में डाटा स्टोर करने के बेसिकली दो यूनिट्स हैं, एक पोस्ट और एक पेज। ये जो हमने बनाया दिस इज अ पेज, और जो हमें यहाँ पे ब्लॉग में जो चीज़ नज़र आती है या स्पोर्ट्स में जो चीज़ नज़र आती है वो बेसिकली एक पोस्ट है, ठीक है। इसको खत्म कर दें यहाँ से, refresh करें। यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है दिस इज अ सिंपल पोस्ट, ठीक है। सो एबीसी इज अ पेज एंड दिस वन डोंट मिस आवर नेक्स्ट इवेंट, दिस इज अ पोस्ट। तो पोस्ट और पेज में क्या फ़र्क होता है? बेसिकली पेज भी पोस्ट की एक टाइप है, लेकिन हायरार्किकल टाइप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी आपकी पोस्ट के टेम्पलेट होंगे वो सिंगल होंगे और जो पेज के टेम्पलेट होंगे वो पेज डॉट पीएचपी की फाइल से चल रहे होंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इन टेम्पलेट्स को मुझे ओवरराइड करना है, मुझे राइट नाउ चेक करना है कि जब मैंने एबीसी का पेज ओपन किया तो कौन सा टेम्पलेट चला है। मैं इस टेम्पलेट में कोड करना चाह रहा हूँ और मैं अपना कस्टम टेम्पलेट नहीं बनाना चाह रहा, मैं नई फाइल बना के टेम्पलेट नेम नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ एबीसी वाला जो टेम्पलेट राइट नाउ चल रहा है इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो टेम्पलेट हायरार्की मुझे कहती है कि यार जाके चेक करो आप, अगर तो आपके पास सिंगल डॉट पी अगर आपके पास पेज के लिए पेज डॉट पीएचपी है तो वो चलेगा, सिंगुलर डॉट पीएचपी है, पेज डॉट पीएचपी नहीं है, सिंगुलर डॉट पीएचपी है तो वो चलेगा, सिंगुलर डॉट पीएचपी नहीं है तो इंडेक्स डॉट पीएचपी चलेगा। तो मैं अपने कोड में जाता हूँ, यहाँ पे आगे सबसे पहले देता हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी है, हाँ जी इंडेक्स डॉट पीएचपी है।
उसके बाद देखता हूँ सिंगुलर डॉट पीएचपी है, यहाँ पे कहीं पे सिंगुलर डॉट पीएचपी नहीं है। अच्छा, सिंगुलर डॉट पीएचपी नहीं है तो पेज के लिए अगली फाइल पेज डॉट पीएचपी है। ये पोस्ट के लिए, सिंपल पोस्ट के लिए, और ये पेज के लिए। तो पेज के लिए अगली फाइल पेज डॉट पीएचपी है, तो पेज डॉट पीएचपी एग्जिस्ट करता है, पेज डॉट पीएचपी ये एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिख दूँ आई एम इनसाइड अ पेज टेम्पलेट, तो सेव कर लूँ। अब एबीसी, तो इसको रिफ्रेश करवाता हूँ, तो यहाँ पे लिखा आ गया आई एम इनसाइड अ पेज टेम्पलेट। यहाँ पे अगर मैं एग्जिट लगा दूँ तो इसका मतलब है कि पेज डॉट पीएचपी का टेम्पलेट जो है वो चल रहा है। हायरार्की क्या कहती है, जब भी एक पेज टाइप, जब भी एक सिंगुलर पेज आप चलाएंगे, अगर वो सिंगल पोस्ट है तो वो ऊपर वाले इस फ्लो में चलेगी। सिंगुलर पोस्ट सिंगल डॉट पीएचपी से चलेगी। अगर आप इस फ्लो को चेक करें तो ये सिंगल डॉट पीएचपी फाइल रिप्रेजेंट करती है सिंगल पोस्ट पेज को। लेकिन अगर आप सिंगल स्टैटिक पेज बनाते हैं तो इस फ्लो को देखें तो वो पेज डॉट पीएचपी से चलेगा। अगर पेज डॉट पीएचपी नहीं है तो सिंगुलर डॉट पीएचपी चलेगा। ठीक है, तो हमारे कोड में इस टाइम पेज डॉट पीएचपी है और सिंगुलर डॉट पीएचपी नहीं है। अगर पेज डॉट पीएचपी को मैं डिलीट कर दूं तो फॉल बैक कहाँ पे जाएगा, सिंगुलर डॉट पीएचपी पे। और अगर मैं सिंगुलर डॉट पीएचपी को भी डिलीट कर दूं तो फॉल बैक कहाँ पे जाएगा, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। फॉल बैक का मतलब ये है कि अगर एक फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके अल्टरनेटिव कौन सी फाइल चलेगी। सो यहां से दोबारा देखें, कैटेगरी का अगर आप आर्काइव चलाते हैं, कैटेगरी का पेज चलाते हैं तो कैटेगरी का स्लग चलेगा, कैटेगरी डैश स्पोर्ट्स चलेगा। वो नहीं है तो कैटेगरी डैश स्पोर्ट्स की आईडी जो भी होगी वो चलेगा। वो नहीं है तो कैटेगरी का पेज चलेगा। वो नहीं है तो आर्काइव का पेज चलेगा। वो नहीं है तो इंडेक्स का पेज चलेगा। ये पहली एग्जांपल है जो हमने डिस्कस की थी लास्ट यूज केस में, और मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उसकी दे दी। सिमिलरली अगर आप सिंगल पेज चलाते हैं, स्टैटिक पेज चलाते हैं, तो पेज का टेम्पलेट होगा, या तो आपने कस्टम पेज का टेम्पलेट बनाया हो या डिफॉल्ट टेम्पलेट हो। राइट नाउ दिस इज आवर डिफॉल्ट टेम्पलेट जो हर पेज के लिए यूज हो रहा है। कस्टम पेज का टेम्पलेट हमने यहाँ पे बनाया था, ये कस्टम पेज का टेम्पलेट था। दिस इज अ डिफॉल्ट पेज टेम्पलेट, ठीक है, जो हर पेज के लिए जेनेरिकली यूज हो रहा है। तो डिफॉल्ट पेज के टेम्पलेट को आप पेज के स्लग से चला सकते हैं, आईडी से चला सकते हैं, नहीं तो जनरल फाइल पेज डॉट पीएचपी है। तो राइट नाउ मेरे पास पेज डॉट पीएचपी की फाइल है। अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको कोड को कॉपी कर रहा हूँ, फिर इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे पेज डॉट पीएचपी की फाइल नहीं है। ठीक है, तो फॉल बैक होगा राइट साइड पे। पेज डॉट पीएचपी नहीं है तो क्या चलेगी, सिंगुलर डॉट पीएचपी। और अगर सिंगुलर डॉट पीएचपी नहीं है तो क्या चलेगी, इंडेक्स डॉट पीएचपी। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना राइट समथिंग इन द इंडेक्स डॉट पीएचपी। अभी मेरे पास पहले वाला टेम्पलेट चल रहा था आई एम इनसाइड पेज टेम्पलेट, तो मैं यहाँ पे कोड करने लगा हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी में। आई सिंस यू deleted page.php template, so according to WordPress hierarchy, the page.php template fallbacks to singular.php template, and if that is not present, then it falls back to index.php. So right now you are inside index.php। ठीक है, ये मैं कोड लिख के यहाँ पर एग्जिट लगा रहा हूँ। तो अब आप एबीसी का पेज अगर ओपन करते हैं तो वर्डप्रेस हायरार्की के मुताबिक पेज डॉट पीएचपी की जगह इंडेक्स डॉट पीएचपी को चलना चाहिए। सो इंडेक्स डॉट पीएचपी में ये कोड लिखा आ गया, हाई सिंस यू डिलीटेड पेज डॉट पीएचपी टेम्पलेट, सो अकॉर्डिंग टू वर्डप्रेस हायरार्की द पेज डॉट पीएचपी टेम्पलेट फॉल बैक्स टू सिंगुलर डॉट पीएचपी template, and if that is not present then it fall backs to index.php. so right now you are inside index.php। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। राइट से लेफ्ट की तरफ प्रायोरिटी ज्यादा होती जाती है और लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो फॉल बैक प्लान होता है। अगर लेफ्ट वाली फाइल नहीं होगी तो राइट पे फॉल बैक करेगा, फिर वो राइट वाली नहीं निकल रही तो उससे राइट पे चला जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। वेट कर रहा हूं मैं आपका, मुझे आप कमेंट्स में बता दें अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आई कैन रिपीट इट अगेन।
फीमेल्स जो है हमारी आयशा, इतरत। अच्छा जी, नाउ लेट्स टेस्ट दिस टेम्पलेट हायरार्की इफ इट इज ट्रू और नॉट। सही कह रही है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि पेज डॉट पी एच पी डिलीट कर दिए तो फॉल बैक आ गया इंडेक्स डॉट पी एच पी पे। तो एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये फॉल बैक यहाँ पे करे, यहाँ पे ना करे। तो मैं सिंगुलर डॉट पी एच पी की फाइल जरा क्रिएट करके चेक करता हूँ क्या ये टेम्पलेट हायरार्की काम करती है। लेट्स क्रिएट अ फाइल नेम सिंगुलर डॉट पी एच पी और इंडेक्स का कोड कॉपी करते हैं और सिंगुलर डॉट पी एच पी में रख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं fallback singular to assembly and right now you are inside singular dot php। ठीक है, अब एबीसी के पेज को मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इस पेज को कोई चुटकी नहीं काट रहा, उसको कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अब आप देखें तो ऑटोमेटिकली पेज डॉट पीएचपी नहीं था, तो वर्डप्रेस ने फॉल बैक किया सिंगुलर डॉट पीएचपी पे। हाय, सिंस यू डिलीटेड पेज डॉट पीएचपी टेम्पलेट, सो अकॉर्डिंग टू वर्डप्रेस हायरार्की द पेज डॉट पीएचपी टेम्पलेट फॉल बैक टू सिंगुलर डॉट पीएचपी टेम्पलेट एंड राइट नाउ यू आर इनसाइड सिंगुलर डॉट पीएचपी। ठीक है, और अगर सिंगुलर डॉट पीएचपी भी डिलीट हो जाती है तो फॉल बैक कहाँ पे चला जाएगा, इंडेक्स डॉट पीएचपी के ऊपर। सो ये वाला जो अगर आप समझ लें चार्ट, ये चार्ट इस तरह से है कि राइट से लेफ्ट की तरफ प्रायोरिटी ज़्यादा होती जाएगी टिल दिस रेड रेड साइन। ठीक है, और लेफ्ट पे आपके पास पेज टाइप्स हैं, किस किस पेज टाइप का कौन सा फ्लो है। आर्काइव का ये सारा फ्लो है, आर्काइव में कस्टम आर्काइव और डेट आर्काइव का ये फ्लो है, सिंगुलर के अंदर सिंगल पोस्ट का ये फ्लो है, पेज का ये फ्लो है, साइट का फ्रंट पेज का ये फ्लो है, ब्लॉग इंडेक्स पेज का ये फ्लो है, और 404 का ये फ्लो है, और रिजल्ट पेज का ये फ्लो है। अच्छा, मिर्जा सरमद कह रहे हैं आर्काइव 2 बार आ रहा है हायरार्की, उसको एक्सप्लेन कर दें। आर्काइव 2 दफा कहाँ पे आ रहा है, आप किस एग्जांपल इसकी बात करें, ये आर्काइव और ये आर्काइव, ये ऑथर आर्काइव है। क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर हर एक चीज एक एंटिटी है और हर एंटिटी का अपना आर्काइव हो सकता है। आर्काइव का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पोस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक पोस्ट टाइप, सो दैट फॉर्म्स अ आर्काइव। सो राइट से लेफ्ट की तरफ प्रायोरिटी बन रही है। ठीक है, तो अगर आप कैटेगरी टाइप का, डेट टाइप का, ऑथर के नेम टाइप का कोई टैम्पलेट ओपन करते हैं जो कि ये शो करे कि इस ऑथर ने कितने टैम्पलेट लिखे थे, कितने पोस्टें लिखी थी। अगर स्पोर्ट्स की कैटेगरी तो स्पोर्ट्स में कितनी कैटेगरी, कितनी पोस्टें आ रही हैं। अगर नेशनल कैटेगरी तो कितनी पोस्टें आ रही हैं। अगर डेट जून 5 पकड़ लो तो जून 5 पे कितनी पोस्टें लिखी थी। ये सारे जितने भी कलेक्शन वाले पेजेस होंगे जहाँ पे एक एंटिटी से रिलेटेड उसकी सारी पोस्टें आ जाएं, वो सारे आर्काइव पेजेस होंगे। और जहाँ पे आप सिंगल पोस्ट को ओपन करेंगे वो सिंगल पोस्ट पेज होगा, वो चलेगा सिंगल डॉट पीएचपी की फाइल से। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें डैशबोर्ड में जाएं और डैशबोर्ड में जाके आप किसी भी पोस्ट का पेज ओपन करें, किसी भी पोस्ट का पेज ओपन करते हैं, जैसे हाउ इट ऑल बिगिन, दिस इज अ पोस्ट, एडमिन ने लिखी हुई है, कैटेगरी वर्क है, टैग्स ये सारे लगे हुए हैं, मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन हो गया। अब इस पेज को अगर मैंने चेंज करना है तो वर्डप्रेस की टेम्पलेट हायरार्की कहती है जब भी आप सिंगुलर पेज को ओपन करेंगे और सिंगुलर पेज में आपने सिंगल पोस्ट को ओपन किया है और वो ब्लॉग पोस्ट है तो वो चलेगी सिंगल डैश पोस्ट की फाइल से। अगर सिंगल डैश पोस्ट की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो सिंगल की फाइल से चलेगी, और अगर सिंगल की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो सिंगुलर की फाइल से चलेगी। सो अपने कोड में देखते हैं सिंगल डॉट पीएचपी की फाइल एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर जाकर अगर मैं लगा दूँ प्रिंट हेलो राइट नाउ यू आर इनसाइड सिंगल पोस्ट टेम्पलेट,
और अब इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सो राइट नाउ यू आर सिंगल इनसाइड सिंगल पोस्ट टेम्पलेट। तो अब सिंगल पोस्ट जब आपने ओपन किया तो उसका ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट हायरार्की कहती है कि अगर सिंगल पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो वर्डप्रेस विल फॉल बैक टू सिंगल डॉट पीएचपी। मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, सिंगल डॉट पीएचपी को भी डिलीट कर रहा हूँ। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। Hi, since you deleted page.php template according to WordPress hierarchy, the page dot element follows singular.php template. Right now, you are inside the singular.php template. So, पोस्ट के लिए भी अब आप सिंगुलर डॉट पीएचपी पे डिपेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट हायरार्की ने बताया जब भी आप सिंगुलर एंटिटी ओपन करते हैं और वो अगर पोस्ट है तो वो सिंगल डॉट पीएचपी की फाइल से चलेगी, और अगर स्टैटिक पेज है तो पेज डॉट पीएचपी की फाइल से चलेगा। अगर ये दोनों फाइलें एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फाइल चलेगी, और अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो पोस्ट के लिए भी इंडेक्स का पेज चलेगा और पेज के लिए भी इंडेक्स का पेज चलेगा। सो राइट नाउ आई एम गोना डिलीट दिस सिंगुलर डॉट पीएचपी। ठीक है, और अब जो है मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो सिंस यू डिलीटेड पेज डॉट पीएचपी टेम्पलेट, अब पोस्ट के लिए भी इंडेक्स की फाइल चल रही है। अब इसका मतलब है मैं किसी भी कैटेगरी के टेम्पलेट पे जाऊंगा और उसमें से कोई भी पोस्ट ओपन करूंगा तो मेरा इंडेक्स का पेज चल जाएगा। और अगर मैं किसी पेज के ऊपर जाता हूँ, ये माई न्यू पेज है जैसे, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन सा लग रहा है। कोई कस्टम टेम्पलेट तो नहीं है। डैशबोर्ड में जाते हैं, इस पेज का टेम्पलेट चेक करते हैं। डिफॉल्ट टेम्पलेट लग रहा होगा तो पेज डॉट पीएचपी और ये हायरार्की फॉलो हो रही होगी, और अगर कस्टम टेम्पलेट लग रहा होगा तो ये हायरार्की फॉलो नहीं होगी, ये याद रखना। तो मेरे पेज का नाम है माई न्यू पेज। तो इसका टेम्पलेट फुल विड्थ लगा हुआ है, डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं लगा। डिफॉल्ट लगाएंगे तो दिस विल फॉल बैक टू इंडेक्स पेज। ओके, ये क्लियर है सबको? ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। मैं यहाँ पे आपका टॉपिक भी जो है ना लेक्चर का आज का एडिट कर देता हूँ। ओके, किसी को अगर फाइंड आउट करना हो तो इजीली मिल जाए। क्लियर है? किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक तो यू कैन आस्क मी। ये बहुत मुश्किल टॉपिक है कई लोगों के लिए। अगर किसी को ये समझ में आ गया तो समझने से पूरा वर्ड पे समझ में आ गया। जी शोएब, मजर, मिर्जा, सरमद, इतरत, हसन, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अच्छा, अब आप लोगों से मुझे एक छोटा सा काम करवाना है जो मैं चाह रहा हूँ। ये लिंक आपको दे रहा हूँ, टेक 20 to 30 minutes, और इसको एक दफ़ा पढ़ लें, देन आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन। मैं आपके फेसबुक की ये जो पोस्ट है इसमें शेयर कर रहा हूँ, कमेंट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस लिंक को। इसको ज़रा आप 15-20 मिनट लेके पढ़ें, देन आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, उसके बाद आई विल मूव फॉरवर्ड। टेक अ फ्यू मिनट्स एंड रीड दिस आउट।
ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसको एक दफ़ा पढ़ें और फिर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। पैसे भी होंगे। तो ये रीड आउट कर लिए सबने? I can ask questions or now? जी शुएब, मजर, मिर्जा, इतरत, पढ़ लिए सबने? पढ़ते ही कमेंट कर दें ज़रा, मुझे क्वेश्चन आपसे कुछ पूछने हैं ताकि मुझे क्लियर हो जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है।
कितना टाइम चाहिए और आप लोगों को? हाँ हाँ, सिर्फ ओवरव्यू नहीं पढ़ना, नीचे आपको इसको कवर करना है टिल टैग, यहाँ तक कवर करना। देन आई विल आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। टैग तक पढ़ना जरा। अच्छा जी, एक चीज़ बताएं मुझे, अगर मुझे, मेरी एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे अपने पेज के डिज़ाइन को चेंज करना है, और सिर्फ मुझे पेज जो मेरा बना हुआ है, जैसे एबीसी का पेज है, सिर्फ इसके डिज़ाइन को चेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब डैशबोर्ड में आता हूँ तो मेरे पास, मैं चाहता हूँ बाकी सारे पेजेस का एक ही व्यू हो, और सिर्फ जो पेज जिसका नाम एबीसी है उसका व्यू डिफरेंट हो। उसके ऊपर कोई मैं गैलरी बना दूँ, या उसके ऊपर कोई स्टार्ट में कमेंट बॉक्स डाल दूँ, या उस पर कोई छोटा मोटा चैट का विजेट डाल दूँ। तो मुझे सिर्फ एबीसी का टेम्पलेट चेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? पेज जिसका नाम है, टाइटल है एबीसी, इतना तो आप बताएं जरा।
कैसे करूँगा? हाँ जी। जिस तरह आपने साइड बार कमेंट किया था वो पेज पे शो हो ना हो। कुछ भी मुझे ऐड करना है एबीसी के आगे, मुझे लेट सपोज मुझे एबीसी वाले पेज के ऊपर आप समझ लें कि इमेज की एक गैलरी लगानी है और मुझे उस पर सेंटर लाइन करके कुछ इमेजेस शो करवानी है। चलो। नहीं, हसन डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट देखें, आप टेम्पलेट तब क्रिएट करते हैं, नॉर्मली टेम्पलेट तब क्रिएट किया जाता है, यही कन्फ्यूजन मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। टेम्पलेट नॉर्मली तब क्रिएट किया जाता है जब आपने मल्टीपल पेजेस को एक व्यू देना हो। जब आप चाहते हैं कि आपने एक नई लुक निकाली है और पूरी वेबसाइट में वही नई लुक जो है वो फॉलो हो, तो उसे आप एक टेम्पलेट बना देते हैं। लेकिन अगर आपने एक सिंगल पेज पे या सिंगल पोस्ट पे चेंज करना है तो कैसे करेंगे? मुझे एक सिंगल पेज जिसका टाइटल एबीसी है, मुझे उसको चेंज करना है। हाँ, तो क्या करूंगा? मुझे एबीसी पोस्ट का मुझे मुझे क्या फाइल बनानी है? मुझे आप वो फाइल नेम बता दें, किस नाम से फाइल बनाऊंगा तो मेरा जो एबीसी का जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा। बोले शाबाश। आदिल आरिफ। पेज का टेम्पलेट चेंज करना है जिसका टाइटल एबीसी है, तो किस नाम से फाइल क्रिएट करूंगा मैं? अगर मैं आर्काइव में जाकर चेंज करता हूँ तो सब में चेंज हो जाएगा। अगर मैं लेट सपोज ये पेज डॉट पीएचपी की फाइल है, इसमें जाकर मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक नई डिव बनाना चाह रहा हूँ, कोई इमेज लगाना चाह रहा हूँ, मैं लेट्स सपोज एबीसी का पेज है, एबीसी का पेज इस टेम्पलेट से चल रहा है। नो, एबीसी का पेज इस टेम्पलेट से चल रहा है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ सिर्फ एबीसी के पेज के ऊपर गूगल से मैं एक बैनर जो है वो ऐड करवाना चाह रहा हूँ। जैसे इमेजेस में आके मैं चाह रहा हूँ कि एबीसी के पेज के ऊपर ये वाली इमेज आ जाए, बाकी किसी पेज पे ना आए। ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब। इमेज जरा अच्छी पकड़ लेते हैं। ये पिक्चर अच्छी लग रही है, इस पिक्चर को मैं चाह रहा हूँ एबीसी के पेज पे आ जाए और बाकी सारे पेजेस जो है वो नॉर्मल रहे। व्हाट शुड आई डू? टेम्पलेट नहीं बनाना। अगर अब वो कह रहे हैं कि आप पेज का फाइल चेक करना उसमें जाकर लगा दें, अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स के कंटेंट से पहले लगाता हूँ कि यहाँ पे इमेज आ जाए, उसका सोर्स आ जाए ये वाला, और वो प्रिंट हो जाए, और अब मैं एबीसी का पेज है उसे रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरी पिक्चर यहाँ पे आ गई। ठीक है। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ, मैं डैशबोर्ड से किसी और मतलब एक दो पेजेस का लिंक ऐड कर लेता हूँ। जैसे पेजेस में जाता हूँ, यहाँ पे हम दो तीन पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। टेस्ट वन, टेस्ट टू। ठीक है। अपीयरेंस में जाके मेन्यूज में जाते हैं, और जो मेन मेन्यू है मेरा उसके अंदर मैं ये दोनों पेजेस ऐड करने लगा।
सेव कर रहा हूँ, होम पेज पे आता हूँ। ठीक है, और अब लेट्स सपोज मैं टेस्ट टू के पेज पे जाता हूँ, तो भी ये पिक्चर आ रही है। टेस्ट वन के पेज पे जाता हूँ, तो भी ये पिक्चर आ रही है। और लेट्स सपोज अगर मैं एबीसी के पेज पे जाता हूँ, तो वहाँ भी ये पिक्चर आ रही है। मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए ये पिक्चर एबीसी के पेज के ऊपर। सो हाँ जी, जी, दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। कि बजाय इसके कि आप टेम्पलेट फाइल क्रिएट करें, आप उस पेज की आईडी दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आईडी नहीं देना चाहता तो हसन आईडी नहीं देना चाह रहा, मैं फिर क्या करूँगा? आदिल आरिफ, आपने बिल्कुल अजीब सोल्यूशन बताया, एबीसी डॉट पीएचपी फाइल बना देंगे, इस तरह तो नहीं होता। इन डॉक्यूमेंट को दोबारा पढ़ें, 5-10 मिनट और ले लें, फिगर आउट करें कैसे होगा। सिंगल पेज टैग यूज कर लेंगे। कंडीशनल टैग की बात कर रहे हैं आप? सिंगल पेज टैग से क्या मुराद है? पेज लग गया, दैट्स द ऑप्शन, दैट्स द राइट ऑप्शन। यानी कि अगर आप किसी पेज को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं? Here is a page template hierarchy of a page named hello world with an ID of 6। ठीक है, पेज डैश 6 पेज डॉट पीएचपी सिंगुलर डॉट पीएचपी। अब आपने जो मुझे स्लग का सॉल्यूशन बताया, वो आपने कहाँ से देखा है? यहाँ पे तो मुझे नहीं मिल रहा। पेज डैश स्लग,
Privacy policy template file is usually under your site's privacy policy. The privacy policy template takes precedence over the static page.php template. If the privacy policy does not exist, WordPress will use page.php, singular or whatever. So यहाँ पे एक चीज दी हुई है page dash slug dot if the page slug is privacy, WordPress will look to use page dash privacy dot php. So यहाँ से थोड़ा सा हिंट आता है कि पेज के आगे स्लग लग सकता है. तो सिंगल पेज में एक चीज ये बताई हुई है, द टेम्पलेट फाइल यूज्ड टू रेंडर अ स्टैटिक पेज. Note that unlike other post types, page is special to WordPress and uses the following path. Custom template file नहीं तो page dash slug. ठीक है. If the page slug is recent news, then the WordPress will look to use page dash recent dash news dot php. So in our case, अगर फाइल होगी, फाइल का नाम होगा page dash abc dot php. ठीक है. तो इट शुड ओवरराइड अदर थिंग्स. ठीक है. तो पहले पेज जाके चेक कर लेते हैं उसका स्लग क्या है. ऑल पेजेस में जाते हैं. ये एबीसी है. एडिट करते हैं. ठीक है. ये स्लग इसका आ रहा है एबीसी. ठीक है. ये इसकी आईडी है 665. अब इस पेज को व्यू करता हूँ तो दिस इज एन एम्प्टी पेज. क्यों? क्योंकि इस पेज के अंदर मैंने बना दिया, वर्डप्रेस ने क्या किया, अपनी हायरार्की के मुताबिक पेज डैश स्लग उठाया. स्लग में एबीसी का पेज था तो पेज एबीसी उठा के उसने एम्प्टी दे दिया. तो आपने जब भी किसी पेज को ओवरराइड करना है तो डिफॉल्ट फाइल से सारा कोड कॉपी करना है और यहाँ पे उसके टेम्पलेट में पेस्ट कर देना है. यहाँ पे आपको इमेज चाहिए और डिफॉल्ट फाइल में बाकी सारे इस फाइल को फॉलो करेंगे, एबीसी सिर्फ इस फाइल को फॉलो करेगा. तो जो जनरल फाइल है उसमें इमेज नहीं रखनी. आपने उस पेज का टेम्पलेट बना के उसके अंदर जो है वो ये फाइल रखनी है. इसको सेव करें. अच्छा जी, फरमाइश आई है अहमद हसन साहब की कि टेस्ट 2 के पेज को चेंज करें. अब टेस्ट 2 का पेज कौन सा है? पेजेस में आते हैं तो पेजेस में आगे जब आप देखेंगे टेस्ट 2 को एडिट करते हैं तो ये स्लग आ रहा है टेस्ट डैश 2. तो उसको ओवरराइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यू फाइल, सेव पेज डैश टेस्ट डैश 2 डॉट पीएचपी और एबीसी वाला ही कोड आप उठा के कॉपी कर लें, टेस्ट 2 में डाल लें और टेस्ट 2 की जो इमेज का सोर्स है उसको जरा चेंज कर लेते हैं. यहाँ पर टेस्ट 2 में ये वाली पिक्चर डाल देते हैं, ये डाल देते हैं. ये लें. अच्छा जी, टेस्ट 2 का लिंक कहाँ पे आ रहा है? पेज को रिफ्रेश करें, टेस्ट 2 के लिंक पे जाए. नहीं, आपका ये पेज भी कस्टमाइज हो गया. सो टेम्पलेट हायरार्की अगर आपको पता है तो आपको पता है कि वर्डप्रेस किस तरह से काम कर रहा है और आपने अपने थीम को ओवरराइड कैसे करना है. दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये टेम्पलेट बनाएंगे तो नेवर क्रिएट देम इन द पेरेंट फाइल. आपको ये टेम्पलेट उठा के चाइल्ड में बनाना है. मैंने सिर्फ जो है वो आपको समझाने के लिए पेरेंट को यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे बाकी सारी फाइल आ रही थी, चाइल्ड में फाइल्स नहीं थी. तो जब भी आपने अपनी कस्टमाइजेशन करनी है, नए पेजेस के टेम्पलेट बनाना है, जो कुछ बनाना है आपने चाइल्ड में बनाना है. और अगर आपने पेज का टेम्पलेट बनाना है तो पेज डॉट पीएचपी की कॉपी लेनी है. अगर आपने पोस्ट को चेंज करना है तो सिंगल डॉट पीएचपी की कॉपी लेनी है. ठीक है. अगर आपने आर्काइव को चेंज करना है तो आर्काइव डॉट पीएचपी की कॉपी लेनी है. कैटेगरी का टेम्पलेट अगर कैटेगरी डॉट पीएचपी है तो कैटेगरी डॉट पीएचपी की कॉपी लेनी है. तो जो जनरल टेम्पलेट होगा उसकी कॉपी नई फाइल में पेस्ट करके फिर उसमें आपने चेंजेस करनी है. दिस इज द वे टू कस्टमाइज अ वर्डप्रेस थीम. समझ आ गई है? अभी कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी. बहरहाल हायरार्की इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जैसे मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकल डेमो.
क्लियर हो गया, गुड है। और एक चीज और, अगर इस टेम्पलेट हायरार्की को देखें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप सर्च रिजल्ट की बात करेंगे तो उसका पेज जो टेम्पलेट है दैट इज सर्च डॉट पीएचपी, अगर ये नहीं होगा तो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चला जाएगा। सो सर्च डॉट पीएचपी इज दिस फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट आ रहा है। तो आप कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सर्च करते हैं, जैसे मैं एबीसी का पेज सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट ने मुझे एबीसी दे दिया। तो अगर सर्च रिजल्ट को चेंज करना है तो यहाँ पे लाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ सर्च रिजल्ट के अंदर साइड बार आ जाए, तो पेज डॉट पीएचपी के अंदर जहाँ पे साइड बार का कोड आ रहा है उसको मैंने कॉपी किया, अपने सर्च रिजल्ट में आया, सर्च के पेज के अंदर, एंड आई शेयर्ड इट समवेयर आफ्टर दिस मेन। अंदाजे से मैं ऐड कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है कि कहाँ पे ऐड करना है, जस्ट इट्स माई आइडिया कि यहाँ पे साइड चलें। ये साइड बार आपके पास इधर आ गई, नीचे आ गई। नीचे वैसे नहीं आनी चाहिए थी, नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि क्योंकि जो आपके डिव हैं उसके कॉलम डिफाइन नहीं है इस पेज के ऊपर। तो कॉलम अगर आपके 6 हो जाएंगे या 8 और 4 हो जाएंगे तो साइड बार आपकी साइड पे आ जाएगी। क्लियर है? तो सर्च रिजल्ट का आपका सर्च डॉट पीएचपी से चल रहा है, वहाँ से आप अपने सर्च रिजल्ट को भी एडिट कर सकते हैं जब भी चाहें। सो आई थिंक सो द टेम्पलेट हायरार्की इज क्वाइट क्लियरली कवर्ड नाउ। अब अगर आपको मैं वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन करने के लिए कोई चीज़ दूंगा तो यू कैन डू दैट इजीली। आपको एलिमेंटर का नहीं, मतलब आप एलिमेंटर पे नहीं काम कर रहे, आपको क्लाइंट ने पेड थीम दे दिया या आपको फ्री थीम मिल गया वर्डप्रेस डॉट ओआरजी से, अब आपको पता है कि टेम्पलेट हायरार्की कैसे काम करती है, किसी पेज पे जाकर एडिटिंग करनी है तो कैसे करनी है। सिर्फ अब मेरा ख्याल है कुछ सर्च टैग और कंडीशनल टैग और वर्डप्रेस डेटाबेस क्यूरीज और थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट और कुछ चंद एक प्लगइन्स जिनके बारे में बात करनी है, ये पार्ट हमारा वर्डप्रेस में रहता है। तो जब हम इसको कवर कर लेंगे तो फर्दर हम लोग वर्डप्रेस के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब तक आपको इतना हौसला हो जाना चाहिए कि यू कैन डू एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ऑन वर्डप्रेस नाउ। सिर्फ जो वो कॉमर्स बेस्ड या पेमेंट मेथड बेस्ड प्रोजेक्ट है उसको छोड़ के किसी किस्म की भी वेबसाइट बनानी है तो आप इजीली वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। क्लियर है? कौन कौन एग्री करता है इस चीज़ के साथ कि वर्डप्रेस पे वो काम कर सकते हैं? अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी वर्डप्रेस के कुछ बिल्ट इन फंक्शन है उनको डिस्कस करेंगे, वो क्या करते हैं, और एक पेज का जो कोड होगा उसको हम चेंज करेंगे। और कुछ टेम्पलेट्स के साथ जी जी वो कॉमर्स बेस्ड भी कवर करेंगे। उसके बाद वर्डप्रेस के जनरल थीम कस्टमाइजेशन के बाद वो कॉमर्स की कस्टमाइजेशन के ऊपर हमारा कम से कम मेरा ख्याल है 6-7 लेक्चर्स होंगे और काफ़ी डिटेल से हम उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। So stay tuned, stay present, and keep yourself focused on uh, अर्निंग राइट नाउ। आप कोशिश करें कि आप प्रोजेक्ट जो हैं वो पाकिस्तानी फ्रीलांसर ग्रुप से आपको मिलते हैं, फाइवर से मिलते हैं, अपवर्क से मिलते हैं, प्रोजेक्ट पकड़ें और प्रोजेक्ट करें। क्योंकि जो लास्ट टाइम आयशा अजीज़ का एक प्रोजेक्ट था, हाँ हाँ कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। वर्डप्रेस में कर सकते हैं, लेकिन उस तरह के प्रोजेक्ट के लिए वर्डप्रेस में करने के लिए मतलब वर्डप्रेस को काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज करना पड़ जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग या कोर में कर लें या लारावेल में कर लें। वर्डप्रेस को तब यूज़ करें जब आपका काम कम हो रहा हो। इस तरह के प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट अभी आप करने लगे हैं, वो वर्डप्रेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको स्टिल मेरा ख्याल है कि 1-1.5 वीक की और क्लासेस चाहिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
लेकिन आपको एट सम पॉइंट देखना पड़ता है कि यार अगर वर्डप्रेस को मैं कस्टमाइज करने जा रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है या इसको स्क्रैच से बनाने में कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो आपको फील होगा कि वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन के लिए जो रिसोर्स आपको रखना पड़ेगा उस पॉइंट पे वो आपको हाईली कॉस्ट करेगा। और अगर आपके पास अगर बेसिक रिसोर्स है जिसको क्रड वगैरह आते हैं और वो कोर पे वो प्रोजेक्ट बना सकता है, क्योंकि आपने अपनी फिर अर्निंग को भी देखना होता है, तो वो आपको कम कॉस्ट करेगा और उसकी चेंजिंग करना भी थोड़ा आसान होगा। सो एट दैट पॉइंट यू डिस्कस इट विद योर सेल्फ एंड यू डिसाइडेड कि मुझे कोर पे जाना है या लारावेल पे जाना है या वर्डप्रेस पे जाना है। तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपको लगता है कि आप इतने एफिशिएंट हैं कि वर्डप्रेस की हर चीज़ आप कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली गो फॉर वर्डप्रेस, क्योंकि यहाँ पे आपको बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, एडमिन लॉगिन मिल रहा है, स्क्रीन मिल रही है, यूज़र आप ऐड कर सकते हैं, पेजेस ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं और नए प्लगइन्स और थीम्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटी आपको कोर से बनाने टाइम नहीं मिलेगी। ये मतलब एक क्लिक पे आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये सिर्फ पावर आपको सीएमएस दे सकता है स्क्रैच से वेबसाइट बनाने में। फिर उसकी टेस्टिंग के इश्यूज, वैलिडेशन के इश्यूज, यहाँ पे सारा कुछ वो कवर हुआ होता है। सो यू हैव डिसाइडेड राइट नाउ, आई वुड से कि आप उसको कोर पे ही करें ताकि आपकी लॉजिक्स क्लियर हो। यहाँ पे जब आप करने बैठेंगे आपको बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी, आपकी बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी। तो आप उसको कोर पे करें। जब आपको कोर पे यूजर मैनेजमेंट, रोल मैनेजमेंट, परमिशन मैनेजमेंट करनी पड़ेगी तो वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें वो स्टेप सिखा देगा। इसलिए वो जो प्रोजेक्ट आपको कहा है वो कोर पे करें। वर्डप्रेस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होंगे आपको ऐसा ऐसा खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि वर्डप्रेस पे करने वाले कौन से हैं। ठीक है। सो इस सारे को अब करें। अगर आपको कहीं पे किसी स्टेप में किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो यू कैन आस्क मी, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। और अगेन प्रोफाइल लिंक्स जिनके रहते हैं काइंडली प्रोफाइल लिंक्स अपने सबमिट करवा दें। और स्पेशली जिन्होंने अर्निंग की है, आपने एक ऑर्डर कंप्लीट किया है, चाहे लोकली कंप्लीट किया, ऑफलाइन कंप्लीट किया है, किसी अपने सोशल सेक्टर में किसी का काम किया है, तो आई जस्ट नीड अर्निंग प्रूफ ऑफ दैट। उसका आप चेक पेमेंट ले लें या अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट आई है बैंक अकाउंट के थ्रू, उसका स्क्रीनशॉट अलॉन्ग विद द ईमेल विद द दैट पर्सन जिसने आपको प्रोजेक्ट दिया है, कितनी प्राइस का प्रोजेक्ट था, और साथ स्क्रीनशॉट आपके अर्निंग रिकॉर्ड का, चाहे वो ऑनलाइन है, वो मुझे शेयर करवा दें ताकि अभी से हमारे जो रिकॉर्ड हैं वो सबमिट होना शुरू हो गए हैं आप लोगों की अर्निंग के। बाकी डोमेन में जो है वो प्रोग्रेस जल्दी शुरू हो जाती है अर्निंग की, हमारी डोमेन में थोड़ी सी लेट होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमने पहले स्किल्स का पार्ट सीखना होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वंस वी आर डन विद दैट हम स्पीडली अर्निंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप अभी एक वेबसाइट बनाने लगें तो आपको $100 की अगर एक साइट मिलती है, तो बाकी जो डोमेन्स हैं वहाँ पे तो प्राइस जो है सर्विस की समटाइम्स कम होती है। तो हमारे पास वो एक फैक्टर लर्निंग जो हमारा कर्व है वो लंबा है, लेकिन प्रॉफिट फैक्टर हमारा थोड़ा सा बेहतर है। सो अब आप अर्निंग की साइड पे जाना शुरू करें और ट्राई टू पिक प्रोजेक्ट्स एंड डू दैम। और प्राइस के हवाले से मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई एक वेबसाइट 4 दिन में 5 दिन में बनानी पड़ रही है एंड स्टिल यू जस्ट अर्निंग $50, सो दैट इज ओके, एटलीस्ट टेक अ स्टार्ट। ये ज्यादती नहीं अपने साथ करनी कि आप सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के लिए $5 के लिए आप जो है वो 15 दिन का काम कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक है। आपको लगता है कि 5 दिन का काम है, 4 दिन का काम है, 30, 40, $50 मुझे बच रहे हैं तो ठीक है, वहां तक ओके है। रिव्यूज लेने के लिए आप पहले $4-5 के लिए कर लें, लेकिन बिल्कुल ही अपने आप को $5 के ऊपर खड़ा कर लें, वो गलत है। डोंट बी डेस्परेट। डेस्परेट होने से बेहतर है जो टाइम आपने उसके प्रोजेक्ट पे लगाना है, अपने प्रपोजल पे वो टाइम लगाएं, अपने प्रपोजल को इम्प्रूव करें ताकि आप अच्छी प्राइस वाला प्रोजेक्ट उठा सकें। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपसे कल गपशप होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।